नेशनल इनकम में हम लोगों ने सब कुछ सीखा। हम लोगों ने प्राइवेट इनकम, इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है, एनएनडीआई, जीएनडीआई, इसके अलावा नेशनल इनकम के सारे एग्रीगेट समझे, जीडीपी समझी, जीडीपी में किन चीजों को एक्सक्लूड करते हैं वो समझा। फिर हम लोगों ने नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे करना है, यानी कि वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ये सारी चीजें समझ ली हैं। और बच्चों आप सब लोग ये सब सीख के पहुंच चुके हो नेशनल इनकम के दूसरे पार्ट पे, जहां पे हम कीन्स के मॉडल को समझेंगे कि भाई 2 सेक्टर इकोनॉमी में, 3 सेक्टर आपकी इकोनॉमी में और 4 सेक्टर इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कैसे अचीव किया जाएगा। तो भाई क्या कह रहे हो, आपने अभी तक नहीं देखा है पहला वाला पार्ट? अरे भाई जाके कवर कर लो यार। पहला वाला पार्ट ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुका है, जहां पे आपको नेशनल इनकम की ये जो जितनी भी चीजें मैंने अभी बोली ना, वो सब सिखा चुका हूं। 2 घंटे, सवा 2 घंटे का आपका वन शॉट है। और बच्चों आज का भी वन शॉट लगभग आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू दे देगा रिगार्डिंग कीन्स के मॉडल के बारे में, राइट? तो चलो शुरू करते हैं, फिर तो देरी किस बात की। बच्चों नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का ये है वन शॉट पार्ट नंबर 2, जहां पे आप नेशनल इनकम के बाकी कंसेप्ट को सीखने वाले हो। तो जो चीजें हम लोग सीख चुके हैं उनके बारे में अपन बात नहीं करेंगे, जो चीजें अभी सीखनी हम लोग को बची हैं उनके बारे में आज बात होने वाली है। देखो, जब हम नेशनल इनकम को डिटरमाइन करने की बात करते हैं ना, तो इस चैप्टर में एक और टॉपिक आता है। अब ये वाला जो टॉपिक है ये 12th क्लास के बच्चे अलग से पढ़ते हैं, लेकिन सीए फाउंडेशन में ये इसी में इंक्लूड होता है, द कीनीशियन थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो देखो बच्चों, हम लोग यहां पे क्या क्या सीखेंगे। हम लोग सीखेंगे कि 2 सेक्टर मॉडल में नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन कैसे होगी, 3 सेक्टर मॉडल में कैसे होगी, फिर 4 सेक्टर मॉडल में कैसे होगी, और बच्चों लास्ट में हम लोग सीखेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, बोले तो के की वैल्यू कैसे फाइंड की जाएगी। और विश्वास मानिए, ये जितना देखने में कंफ्यूजिंग है, जितना देखने में कठिन लगता है, उतना है नहीं। चले तो शुरू करते हैं। बच्चों एक टॉपिक जो मैंने पिछली बार पढ़ाया नहीं था आपको, तो वो सोचा कि अब की कवर कर देता हूं। एक क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर पेपर में भी पूछा जा चुका है कई बार, कि भाई नेशनल इनकम को कैलकुलेट कौन करता है। अब देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। हम लोग बहुत न्यूमेरिकल में फंसे रहते हैं ना, और बहुत ग्राफ में फंसे रहते हैं कि यार ग्राफ समझ लेंगे, न्यूमेरिकल समझ लेंगे, अच्छी बात है, बट छोटी छोटी चीजों से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखो पूछा जा रहा है कि भाई नेशनल इनकम को कैलकुलेट कौन करता है। तो बेटा नेशनल इनकम को कैलकुलेट करती है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जिसको आप लोग शॉर्ट में सीएसओ भी बोलते हो। अच्छा, ये जो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, सीएसओ है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है बेटा? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर काम करती है, एमओएसपीआई के अंदर काम करती है। एक बात और, जो एक्चुअल नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है ना, वो की जाती है नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स के द्वारा, एनएएस के द्वारा। तो सर ये एनएएस किसके अंदर आता है बेटा? ये सीएसओ के अंदर आता है, ठीक है। ये प्रॉपर एक मिनिस्ट्री है, ये एक मंत्रालय है, मंत्रालय ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। उसके अंदर सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, और उसके अंदर एक छोटा सा ऑफिस और है जो प्रॉपर नेशनल इनकम कैलकुलेट करता है, जिसका नाम है नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स। प्लीज इसको दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि पिछली बार कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। क्या पता इस बार भी पूछ ले और आप आराम से आंसर करके आओगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। तो सर अब हम लोग यहां से कहानी को शुरू करते हैं। देखो बच्चों, इस पार्ट में ना, नेशनल इनकम के इस पार्ट में अपन पढ़ते हैं ग्राफ्स हैं, है ना, पढ़ने के लिए हम लोग के पास न्यूमेरिकल्स हैं करने के लिए, और बहुत सारी थ्योरी है। बट हम लोग क्या करेंगे, पहले ना थ्योरी को समझेंगे कि भाई कहां क्या जा रहा है, फिर फॉर्मूलेस को समझेंगे, फिर क्वेश्चंस को समझेंगे, एंड साथ में ग्राफ्स को भी लेते हुए आगे बढ़ेंगे। मतलब हम जो भी करने जा रहे हैं ना, सब साथ में करने जा रहे हैं। तो अपन 2 सेक्टर मॉडल को पहले समझ लेंगे, फिर 3 सेक्टर एंड फिर 4 सेक्टर पे गो ऑन करेंगे आगे। बाकी ये मॉडल्स और इनके ग्राफ्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो बेटा, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ा दिए थे, बट एक बार फिर से आपको दिखा दूंगा, आपको अंदाजा लग जाएगा, राइट, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों 2 सेक्टर मॉडल से। अगर आप 2 सेक्टर मॉडल को देखते हैं तो यही तो है 2 सेक्टर मॉडल, क्या अलग है इसमें? ये तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। देखो, हाउस होल्ड है, एक तरफ फर्म है ना भाई। सर्कुलर फ्लो जो आपका 2 सेक्टर मॉडल है, उसमें कौन, मतलब क्या बोला जा रहा है कि जो एग्रीगेट डिमांड है ना, जो आपकी इनकम के बराबर है, मान लो आप इनकम की बात करते हो, तो इनकम कैसे कैलकुलेट होगी भाई? सी प्लस आई कैलकुलेट होगी। सर सी मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, है ना। अब देखिएगा होता क्या है यहां पे ये होगा कि देखिए, सबसे पहले बात करते हैं फर्म्स की। तो देखो, हाउस होल्ड सेक्टर फर्म में कुछ पैसा डाल रहे हैं भाई हम लोग। मैंने ये पेन खरीदा, किससे खरीदा? किसी फर्म से खरीदा, तो मैंने खर्चा किया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके बदले में मुझे क्या मिला बेटा? उसके बदले में मुझे गुड्स और सर्विसेज मिल गए। डन। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को क्या बोला जा रहा है? सी। गुड्स एंड सर्विसेज को क्या बोला जा रहा है? ओ। अब फर्म्स, ये तो हो गया एक तरफा, है ना, कि भाई मैंने पेन खरीदा और मैंने पैसे दिए,
ये तो हो गया। अब आते हैं फैक्टर इनपुट्स और फैक्टर पेमेंट में। अब हाउस होल्ड देते हैं फर्म्स को फैक्टर इनपुट, बदले में फर्म्स देती हैं फैक्टर पेमेंट। यही तो है। फैक्टर पेमेंट क्या होता है? वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, सिंपल। तो हम ये कह सकते हैं कि फैक्टर पेमेंट्स क्या होते हैं? हम ये कह सकते हैं कि भाई हाउस होल्ड की इनकम जोड़ लो। अच्छा, जो हाउस होल्ड की इनकम है वही तो वो खर्चा कर रहा है, तो हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर कह लो, इक्वल टू, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जो हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर है वही तो फर्म की रिसिप्ट है। भाई जो मैंने अगर 10 रुपए का पेन खरीदा तो मेरा तो ये 10 रुपए का खर्चा है, लेकिन जिसने बेचा उसका 10 रुपए की इनकम हुई ना, तो टोटल वैल्यू ऑफ रिसिप्ट्स ऑफ फर्म्स वो भी बराबर हो गया। और इसका मतलब जो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल रही है, यानी कि जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना ही मैं खरीदूंगा। अगर हमारी इकोनॉमी फुल इंप्लॉयमेंट पे रन कर रही है, इकोनॉमी में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो जितना प्रोड्यूस हो रहा है उतना मैं खरीद ले रहा हूं, और इक्विलिब्रियम भी ऐसे ही अचीव किया जाता है। ओके की रिपोर्ट है सर, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट भी इसी के बराबर हो जाएगी। तो फैक्टर पेमेंट में ये सारी चीजें ऐड ऑन हो जाती हैं। समझ गए? तो ये होता है बेटा आपका टू सेक्टर मॉडल। अगर आप बात करते हो टू सेक्टर मॉडल में कि भाई एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, सर एग्रीगेट डिमांड, सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड का मतलब बताइए। बच्चों एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है हमारी इकोनॉमी में सब लोग, यानी कि देखो डिमांड हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, ये सब आपने पढ़ा होगा, मैं पढ़ा दूंगा, इसमें है सीए फाउंडेशन में। तो जब अपन डिमांड को कैलकुलेट करते हैं तो बेटा वो इंडिविजुअल डिमांड होती है, मेरी डिमांड, तुम्हारी डिमांड, हम एक एक बंदे की डिमांड। और जब बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की, तो बच्चों एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है पूरे देश की डिमांड, है ना, पूरे देश का जब हम डिमांड कैलकुलेट करेंगे, तो देश की जो डिमांड है अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो वो दो तरीके से कैलकुलेट हो सकती है ना। एक तो है आपका सी प्लस आई, मतलब एक ही तरीके से सी प्लस आई, एक और तरीका है वो अपन आगे आपको पढ़ाएंगे। तो सी प्लस आई का सर मतलब क्या है? सी प्लस आई का सिंपल सा मतलब है कि भाई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हम लोग खर्चा कर रहे हैं अपने कंजम्पशन के लिए, खाने पीने के लिए, जैसे मैंने जैकेट का खर्चा किया होगा, टी शर्ट का खर्चा किया होगा, ये मार्कर का खर्चा किया होगा, और दूसरा आप जोड़ लो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो फर्म वाले खर्चा कर रहे हैं। इन दोनों को अगर आप जोड़ देते हो, ये दोनों एक्सपेंडिचर आप जोड़ देते हो, क्योंकि भैया जो हम एक्सपेंडिचर करेंगे वही तो डिमांड होगी। मैंने इस पेन के लिए 10 रुपए दिया और एक फर्म ने 100 करोड़ रुपए दिए, तो 100 करोड़ और 10 रुपए, 100 करोड़ 10 रुपए एग्रीगेट डिमांड हो गई इकोनॉमी की, सिंपल है। तो एक्स एंटे क्या होता है, एक्सपोस्ट क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेंगे। वैसे मैं आपको बताता हूं एक्स एंटे का मतलब होता है, देखो एक्सपोस्ट का मतलब होता है कि भाई प्रेडिक्टेड, है ना। एक्सपोस्ट का मतलब है कि ये हो गया, इसके बाद वाली कहानी बताओ, यानी कि एक्चुअल क्या है। एक्स एंटे का मतलब जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो फिलहाल सी प्लस आई ये जो है एक्स एंटे होती है, यानी कि हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में भी आगे बात हो जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और यहां पे बच्चों आप लोग को एग्रीगेट डिमांड समझ में आ गया। अब एग्रीगेट डिमांड में एक वर्ड आ रहा है सी प्लस आई। तो ये सी का मतलब क्या होता है? आई का मतलब तो सिंपल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कि भाई फर्म वाले फर्म सेक्टर जो है वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो जो खर्चा हो रहा है वो एग्रीगेट डिमांड में जा रहा है। लेकिन सर सी से क्या समझते हो आप? तो बेटा इसमें आपको सीखना है कंजम्पशन फंक्शन के बारे में। कंजम्पशन फंक्शन आपको रिलेशनशिप बताता है। देखो सर ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल, देखिए थ्योरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्योरी से न्यूमेरिकल बनते हैं, और थ्योरी इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेटा आ सकती है पेपर में। वैसे आप एक बात समझो, ये जो ग्राफ है ना, ये तो पेपर में आना नहीं है बेटा, है ना, क्योंकि आपको पता है कि इकोनॉमिक्स तो पूरा खेल आपका उसका है ना, एमसीक्यू का, तो ग्राफ वगैरह तो आने नहीं है। ग्राफ से बेटर अंडरस्टैंडिंग बनती है, ग्राफ से सोचने की जो उस कंसेप्ट को समझने की ना बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाएगी। बाकी ग्राफ पेपर में बनाने के तो आना नहीं है, सिंपल है। हाँ ये हो सकता है कि आपसे 4 ग्राफ दे दे और पूछ ले कि भैया डिस सेविंग कहां पे दिखाई है, या कंजम्पशन फंक्शन कहां पे दिखाया है, या ये पूछ सकता है कि भैया कौन सा ग्राफ गलत है, ऐसा कुछ पूछ सकता है। तो आपको ग्राफ है ना आना चाहिए, बट बनाने के लिए तो ऑब्वियसली नहीं आएगा। तो देखो कंजम्पशन फंक्शन की जब बात करते हैं, कंजम्पशन फंक्शन बेटा फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है, रिलेशनशिप साझेदारी बताता है। किसके बारे में? एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में और एग्रीगेट डिस्पोजेबल इनकम के बारे में। सर ये डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? बच्चों डिस्पोजेबल इनकम का मतलब जो हम इनकम में से खर्च कर सकते हैं। आपको बताता हूं, देखो मान लो मैंने 100 रुपए कमाए, ठीक है, इसमें से मैंने 10 रुपए टैक्स दे दिए, तो भाई मेरी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो तो 90 हो गई। लेकिन बेटा 2 सेक्टर पढ़ रहे हैं ना, अभी 3 सेक्टर तो पढ़ नहीं रहे, तो 2 सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट तो है ही नहीं। अब क्योंकि गवर्नमेंट नहीं तो टैक्स को तो आप जीरो ही मानोगे। तो जो आपकी इनकम है वही आपकी डिस्पोजेबल इनकम भी हो जाती है। मान लो मेरा ये वाई है, तो यही वाई डी भी हो जाएगा, क्योंकि यहां पे टैक्स मिसिंग है, क्योंकि यहां पे गवर्नमेंट सेक्टर ही नहीं है टैक्स लेने के लिए हमसे। तो टैक्स किसको भरोगे, है ना, होनी चाहिए ना गवर्नमेंट टैक्स भरने के लिए, बिल्कुल।
तो बस डिस्पोजेबल आपकी डिस्पोजेबल इनकम ये बन जाती है। और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मैंने आपको बता दिया कि जो हम लोग खाने पीने पे खर्च कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात ये कही जा सकती है कि C इज इक्वल टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन Y। थोड़ा और इसको इलैबोरेट करते हैं। इसको इलैबोरेट करने के लिए अपन आएंगे और समझेंगे MPC और MPS वाला खेल। तो देखो यार, इसमें सिंपल है, जब आप कंजम्पशन को Y से, है ना, जब आप कंजम्पशन को Y से जो है डिवाइड करते हो, यानी कि मेरी कितनी इनकम है, मेरी इनकम 100 रुपए, उसमें से मैंने कितना कंजम्पशन किया, ये निकलता है बेटा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और जब मैं 2 यूनिट के बीच का डिफरेंस लेता हूं, यानी कि चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, तो बेटा ये निकलता है मेरा MPC। बोलो यस और नो। बिल्कुल सर, यही आपने पढ़ा है और यही हम भी यही जानते हैं। तो सिंपल है। अब देखो, इसमें जो आपको पॉइंट बताया जा रहा है वो ये कि C इज इक्वल टू, कंजम्पशन को थोड़ा इलैबोरेट कर रहे हैं, डेरिवेशन बना रहे हैं, तो C इज इक्वल टू BY। यहां पे सर A का क्या मतलब है बच्चों? A का मतलब है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। सर अब ये नए नए टर्म आप सिखा रहे हो, इसका मतलब क्या होता है ये बताओ। सबसे पहले देखो बेटा, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, है ना, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, इसका मतलब क्या होता है? एक बात बताओ, तुम्हारी इनकम अभी 0 है, तुम स्टूडेंट हो। अब मैं तुम पे वो नहीं कह रहा कि इनकम 0 तो जाके पैसे कमाओ, बिल्कुल मत कमाओ, अभी पूरा ध्यान पढ़ाई पे करो। तो तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारी इनकम 0, लेकिन कंजम्पशन कर रहे हो कि नहीं, कपड़े पहन रहे हो कि नहीं, खर्चे हो रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल खाना खा रहे हो कि नहीं, बिल्कुल घूमने जा रहे हो कि नहीं, बिल्कुल घूम रहे हैं सर। तो इनकम 0 होने पे भी कंजम्पशन हो रही है। चलो सोचो, मैं हूं और मेरी इनकम 0 है, लेकिन फिर भी मैं कुछ कंजम्पशन करूंगा खाने पीने पे। सर कहां से करूंगा? अरे उधार लेके करूंगा। तो 0 इनकम पे भी आप कुछ ना कुछ कंजम्पशन करते हो, यस और नो? यस सर। तो बस उसी को ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं कि अगर मेरी इनकम 0 भी हुई तो भी मैं कुछ कंजम्पशन करता हूं, इसे ही तो हम लोग ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं। तो कंजम्पशन को अगर पूरा इलैबोरेट किया जाए तो बनता है बच्चों A प्लस BY। तो सर A का मतलब तो आपने समझा दिया, दैट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अब ये B का मतलब क्या होता है बच्चों? यहां पे B का मतलब है MPC। MPC का मतलब चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम इज इक्वल टू MPC, ठीक है ना। तो ये आपका MPC हो गया, ये आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन हो गया, और Y का मतलब आप जानते ही हो, इनकम हो गई। तो ये होता है बच्चों आपका पूरा का पूरा जो एक कह सकते हो कि जो एक डेरिवेशन है। तो A प्लस BY, है ना, और यहां पे आपका A का मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन, B का मतलब चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y इज इक्वल टू B, यानी कि B का मतलब आपका MPC है। सर इससे एक बात और निकलती है, चलिए वो आपको सेविंग बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, है ना। अभी फिलहाल अपन कंजम्पशन और इनकम पे ही थोड़ा फोकस करते हैं और फिर अपन सेविंग पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपने कंजम्पशन फंक्शन समझा ना, वैसे आपको सेविंग फंक्शन पढ़ाऊंगा और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो समझते रहना। अच्छा सर ग्राफ तो छूट गया, हाँ ग्राफ देख लो। ये बोला जा रहा है बच्चों कि अगर मान लीजिए ये कंजम्पशन है, ये इनकम है, तो आपसे ये बोला जा रहा है कि भाई देखो ऐसा है कि आप 0 लेवल की इनकम पे भी, अगर आपकी इनकम 0 भी होती है तो, अगर आपकी इनकम 0 भी होती है तो आप कुछ ना कुछ कंजम्पशन करते हो, यानी कि 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी आपका कंजम्पशन यहां से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल 0 से तो स्टार्ट हो नहीं रहा है। और बेटा यही है आपका C इज इक्वल टू FY, ठीक है, यह है स्लोप B, और इसी एरिया को आप क्या कहेंगे? इसी एरिया को आप B कह रहे हैं, यानी कि इसी एरिया को आप MPC कह रहे हैं। और देखिए इनकम 0 थी लेकिन फिर भी कंजम्पशन किया, तो इतना आपने एक्स्ट्रा कंजम्पशन किया, इसी को हम लोग ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोल रहे हैं, दैट इज स्मॉल ए। बोलो बात समझ में आई या नहीं? सर बिल्कुल समझ में आ गई। अगर यहीं से शुरू करते तो फिर तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन का कुछ रोल ही ना रहता, लेकिन हम जानते हैं कि इनकम 0 होने पे भी कंजम्पशन हमारा यहीं से स्टार्ट होगा। कंजम्पशन यहां से स्टार्ट हो ही नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो करोगे, ऐसा मान के ही इकोनॉमी चल रही है। डन सर, आगे बढ़ते हैं। तो कुछ एक शेड्यूल है ना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट अंडरस्टैंडिंग लिए समझा दे रहा हूं। तो एपीसी का मतलब क्या है सर? C अपॉन Y, और एमपीसी का मतलब देखिए बार बार लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, एमपीसी का मतलब होता है चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y। ओके की रिपोर्ट है सर। तो इनकम क्या है सर? हमेशा बढ़ेगी ऐसा माना जाएगा, कंजम्पशन इनकम के साथ बढ़ेगा ऑब्वियसली। भाई अगर मैं 0 रुपए कमा रहा था, ये देखिए अगर मैं कुछ भी नहीं कमा रहा था तो भी मैं 50 रुपए कंज्यूम कर, मतलब 50 रुपए का खर्चा कर रहा था, कुछ भी नहीं कमा रहा था। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर मेरी इनकम 0 है और मैं 50 रुपए कंज्यूम कर ले रहा हूं, इसका मतलब मैं 50 रुपए का उधार खा रहा हूं, और कंजम्पशन तो है ही है, तो यानी कि मेरी जो सेविंग्स है मैं उनको भी माइनस कर रहा हूं, क्योंकि अब जब मैं कमाऊंगा तो पहले मैं वो उधार भरूंगा,
तो सेविंग मेरी हमेशा से माइनस रह जाएगी, तो सेविंग इन करोड़ -50 हो गई। ओके, जब मेरी इनकम 100 हो गई बच्चों, तो मैंने कंज्यूम किया 125। ऑब्वियसली करता ही मैं, कैसे करता सर मैं, क्योंकि भाई जब मैं 0 पे 50 खा रहा हूं तो मैं 100 पे 125 खाऊंगा। बिल्कुल ऐसे ही 200 पे मैं 200 पे मैं 200 खा ले रहा हूं, यानी कि 200 रुपए मेरी इनकम है, 200 रुपए मैंने कंज्यूम कर लिया। 300 रुपए मेरी इनकम है, 275 रुपए मैंने कंज्यूम किया, है ना। और 400 मेरी इनकम है, 350 का कंज्यूम किया। 500 मेरी इनकम है, मैंने 425 का कंज्यूम किया। सर एक बात नहीं समझ में आई, जब 200 का इनकम था तो 200 का कंजम्पशन हुआ, लेकिन जब 300 का इनकम था तो 300 का कंजम्पशन नहीं हुआ, सिर्फ 275 का हुआ। सर बाकी के 25 रुपए, अरे भाई कुछ सेव भी तो करोगे। अब तुम अपने आप के बारे में सोचो, जब तुम्हारी इनकम धीरे धीरे बढ़ेगी तो तुम्हारी बेसिक नेसेसिटीज पूरी होती जाएंगी। अगर मेरी इनकम 0 है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, जमाने में मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ आएगा तो मैं क्या करूंगा, घर बनवा लूंगा, बेसिक नेसेसिटी पूरी हो जाएगी। कुछ और आएगा तो सोफे ले लूंगा, फर्नीचर ले लूंगा, पंखा लगवा लूंगा, बेसिक नेसेसिटीज धीरे धीरे पूरी होती जाएंगी। और जब मेरी इनकम बढ़ती जाएगी तो मेरा जो कंजम्पशन है थोड़ा सा कम तो होगा ही होगा, फिर मैं अपने ऐशो आराम पे खर्च करूंगा, शौक पूरे करूंगा, लेकिन बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो जाएंगी। तो जो बेसिक नेसेसिटीज का पैसा है वो मैं सेव करूंगा ऑब्वियसली। तो सर इसका मतलब यहां पे सेविंग अभी भी 25 थी, यहां पे सेविंग 0 हुई। अब देखिए सेविंग धीरे धीरे बढ़ रही है। 300 कमाए तो 275 खर्च किए, 25 रुपए फिर बच गए। 400 कमाए 350 खर्च किए, 50 रुपए फिर बच गए। और 500 कमाए 425 खर्च किए तो सर 75 रुपए फिर बच गए। तो सेविंग कर्व ये निकल आती है मेरे पास। अब अगर मुझसे बोला जाता है कि एपीसी निकालो, तो एपीसी निकालने में तो कोई टेंशन ही नहीं है, कंजम्पशन को इनकम से डिवाइड कर दो, ये देखो एपीसी निकलती आ रही है, ये देखो मजेदार एपीसी निकल रही है। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अगर एमपीसी निकालना है तो क्या करना है सर, एमपीसी निकालने के लिए क्या करना है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। अब देखो 125 से 50 गए तो कितने का डिफरेंस, 75 का। 200 से 125 गए, कितने का डिफरेंस सर, 75 का, है ना। 275 पे 200 गए, 75 का। अब देखो 75 75 75, ठीक है, तो देखो 75 75 75, इधर से आ जाओ 350 275, 75 का डिफरेंस सर। और 425 से 350 75। तो बार बार हम 75 से ही क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। चेंज इन कंजम्पशन तो हमारा इनकम है, बिल्कुल जो है क्लियर है। यहां पे देखिए चेंज इन इनकम कैसे निकलेगा, ऊपर माइनस कर दीजिए 100 का डिफरेंस, ये देखिए फिर से 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 100 का डिफरेंस, बार बार 100 का डिफरेंस। इसीलिए हम क्या कर ले रहे हैं, इसीलिए हम इसको 100 से डिवाइड कर दे रहे हैं। और लास्ट में जो हमारा एमपीसी निकल रहा है वो 0.75 आ रहा है सब में। इसका मतलब हमने एमपीसी निकालना सीखा, हमने एपीसी निकालना सीखा। क्लियर है ना मामला। ओके, अब देखते हैं इनकम, कंजम्पशन और सेविंग के बीच में रिलेशनशिप। लेकिन किंतु परंतु सेविंग तो हम लोग ने देख ली ना भाई, इनकम ये है ना, और इनकम के लेवल पे अगर कंजम्पशन ये है तो सेविंग निकल जाएगी माइनस करके। जैसे इनकम अगर 0 थी, कंजम्पशन अगर 20 था तो सेविंग -20। इनकम अगर 60 थी, कंजम्पशन अगर 70 था तो सेविंग -10। इनकम अगर 120 थी, 120 तो सेविंग कुछ नहीं थी। इनकम 180 हुई, बढ़ गई, कंजम्पशन 170, 10 रुपए बच गए। इनकम 240 थी, कंजम्पशन 220 किया, 20 रुपए फिर बच गए। तो ये ऐसे सेविंग निकल आएगी माइनस करके, क्या दिक्कत है। इसका मतलब सर सिंपल सी बात है कि अगर मैं सेविंग फंक्शन के बारे में पढ़ता हूं तो मैं क्या पढ़ता हूं कि सेविंग इज इक्वल टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मुझे कहा है कि सेविंग है और इनकम है तो मेरा क्या निकल आएगा सर, मेरा निकल आएगा एपीएस। और अगर मेरे पास चेंज इन सेविंग है और चेंज इन इनकम है तो मेरा निकल आएगा क्या, एमपीएस। बिल्कुल क्लियर है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चीज इसमें और समझिएगा, एक चीज इसमें और समझिएगा, अगर हमसे बोला जाए कि एपीसी है और एपीएस है, दोनों को ऐड कर दो तो वैल्यू कितनी, 1। अगर हमसे बोला जाए कि एमपीसी है और एमपीएस है, दोनों की वैल्यू कितनी, 1। इसका मतलब सर अगर दोनों में से कोई एक चीज रखी तो हम -1 से माइनस करके वो चीज निकाल सकते हैं, बिल्कुल। अब मान लो कि तुम्हें एपीएस निकालना है, तो सिंपल है, अगर आपको एपीएस निकालना है तो 1 माइनस एपीसी, सिंपल। ऐसी उल्टा, अगर तुम्हें एपीसी निकालनी है तो 1 माइनस एपीएस, बिल्कुल सर सही बात है। अब अगर मान लो तुम्हें सेकंड बता दे रहे हैं, ये लो देखो, अगर तुम्हें एमपीएस निकालना है तो 1 माइनस एमपीसी, अगर तुम्हें एमपीसी निकालना है तो 1 माइनस एमपीएस। तो इस तरीके से आप हर चीज से दूसरी चीज निकाल सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सर यहां क्या लिखा हुआ है बवाल, सिंपल है भाई, इनकम को अगर कैलकुलेट करना है तो कंजम्पशन और सेविंग को जोड़ना पड़ेगा। सर कैसे, सिंपल, ये देखिए 20 प्लस माइनस 20, 0, प्लस माइनस माइनस, है ना, तो 0। इनकम कंजम्पशन 70 है, सेविंग 10, 70 प्लस
-10 प्लस माइनस माइनस, 70 में 10 गया 60, 120 में से 0 गया 120, 170 में से 10 गया 180, है ना, सॉरी 170 और 10 हुआ 180, 220 और 20 240, सिंपल है। तो यानी कि कंजम्पशन और सेविंग को जोड़ दीजिए तो इनकम निकल आएगा, और अगर मान लीजिए सेविंग निकालना है और इनकम और कंजम्पशन दे रखा है तो इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दीजिए, तब भी आपका सेविंग निकल आएगा। वो तो हम अभी तक करते ही आए थे। और इस तरीके से बच्चों आपने सेविंग का फंक्शन भी यहां पे पढ़ लिया है, और ये देखिए यहां पे सब ये जो मैंने पढ़ा है वो लिखा हुआ है। सर इसका मतलब एक चीज और जो आपने हमको बताई नहीं, जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन था वहां पे एक आपने डेरिवेशन दिया a प्लस बी वाई 100%। इसमें आपने बताया कि b की वैल्यू होती है MPC की। हम एक चीज और कह सकते हैं कि a प्लस 1 माइनस MPS, बिल्कुल तब भी वही सही होगा, क्योंकि MPC की वैल्यू कैसे निकल सकती है 1 माइनस MPS। डन है सर, तो ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। अब देखिए सर ये ग्राफ क्या कहता है, बहुत सिंपल सा ग्राफ है ये और बहुत सिंपल सी बातें कहता है, परंतु चलो अच्छा समझ लेते हैं। देखो क्या बोला जा रहा है, बोला ये जा रहा है कि आपके पास डिस्पोजेबल इनकम है, ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, वो इनकम बच्चों जो हम खर्च करने के लिए ही घर से निकले, यानी कि टैक्स वैक्स सब पे कर चुके हैं। हालांकि ये 2 सेक्टर मॉडल इकोनॉमी का है, तो यहां पे गवर्नमेंट है नहीं, टैक्स लेने के लिए कोई बैठा नहीं है, तो जो मेरी इनकम है वही मेरी डिस्पोजेबल इनकम भी कहलाएगी। आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो देखो मैंने आपसे क्या बताया कि कंजम्पशन हमेशा यहां से शुरू होगा, क्योंकि कंजम्पशन को हमेशा ऑटोनॉमस माना जाएगा, यानी कि इनकम अगर 0 है तो भी कुछ ना कुछ कंज्यूम तो तुम करोगे। तो ये तो हो गया सर कंजम्पशन 100%, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर इनकम की बात की जाए तो सर इनकम तो हमेशा बढ़ेगी, तो ये तो इनकम का हो गया सर, बिल्कुल सही बात है 100%। अब देखिए इनकम कैसे निकलेगी सर, y इज इक्वल टू सी प्लस एस, ओके की रिपोर्ट है। और कंजम्पशन फंक्शन का आपको बता दिया मैंने, c इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई 100%। अब समझना, जब तुम्हारी इनकम बढ़ती जा रही थी और जब तुम्हारा कंजम्पशन ये था, इसका मतलब कि इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन कम है। देखिए यहां पे क्या हो रहा है, इनकम इज मोर देन कंजम्पशन। तो जब मेरी कमाई होगी 100 रुपए, कंज्यूम करूंगा 80 रुपए, तो 20 रुपए बच जाएगा, यानी कि सेविंग। तो ये जितना भी एरिया आपको दिख रहा है, ये जितना भी एरिया आपको यहां पे नजर आ रहा है, ये सेविंग का एरिया है 100%। और जब मेरी इनकम, ये देखिए यहां पे इनकम कम हो गई, देख रहे हैं इनकम नीचे की तरफ आ रही, कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, यानी कि इनकम मेरी मान लो 100 है, कंजम्पशन कर रहा हूं 120, तो 20 रुपए माइनस सेविंग। यानी कि ये जो एरिया बच्चों है, ये आपका डिस सेविंग का एरिया है, डिस सेविंग बोलते हैं इसको, ये आपका डिस सेविंग का एरिया है। अच्छा एक चीज और कि जो कंजम्पशन की लाइन होगी वो हमेशा 45 डिग्री की लाइन होगी। अब देखना इनकम और कंजम्पशन यहां पे मीट आउट कर रहे हैं, ये तो हो गया सेविंग डिस सेविंग का खेल, इससे बाहर निकलो, इधर आ जाओ। इनकम और कंजम्पशन यहां पे मीट आउट कर रहे हैं बेटा, तो ये क्या है, अरे तो यही तो है सर आपका इक्विलिब्रियम लेवल। इक्विलिब्रियम क्या कहता है ना, y इज इक्वल टू सी, y इज इक्वल टू सी, जितना कंज्यूम करूंगा भैया सर आपका खर्चा हो जाएगा, बिल्कुल सर, है ना, जितना कंज्यूम करूंगा वही खर्चा होगा, जो खर्चा होगा वही इनकम होगी 100%। तो यानी कि ये है सर मेरा y1, ये मेरा इक्विलिब्रियम इनकम निकल आया, इक्विलिब्रियम लेवल निकल आया। एक चीज, जब मेरा इक्विलिब्रियम लेवल ये था, मैं इतना प्रोड्यूस करता फुल एम्प्लॉयमेंट में, लेकिन अब मुझसे कहा जा रहा है, मेरे देश में मुझसे कहा जा रहा है कि भाई ज्यादा करो प्रोड्यूस, ज्यादा करो, है ना, इतने से काम नहीं चल रहा। तो जबरदस्ती क्या किया जा रहा है कि भाई इतना और कंज्यूम करवाया जा रहा है, यानी कि ये है आपका चेंज इन सी, इतना और कंज्यूम करवाया जा रहा है, इतना और प्रोड्यूस करवाया जा रहा है। जब ये मेरा चेंज इन सी होगा तो मेरी इनकम, ये देखिए यहां पे हो रहा है ना, किसी भी लेवल पे ले लीजिए, यहां पे ले लीजिए, यहां पे ले लीजिए, यहां पे ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो एरिया निकल के आएगा ना बेटा, ये वाला, ये मेरी चेंज इन इनकम होगी 100% सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमने सीखा कंजम्पशन और डिस्पोजेबल इनकम का क्या सीन है। अब समझना, जब ध्यान से सुनना, और ये तो ए है ही है, ए समझ रहे हो ना, मतलब वही एरिया कि अगर इनकम 0 है फिर भी कंज्यूम कर रहे हो तो उसे ए कहेंगे ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अब देखना, बात समझना बेटा, जितना मेरा ए है, ये जितना मेरा है, एग्जांपल देता हूं, मान लो ये ए है ऑटोनॉमस कंजम्पशन 50 यूनिट का, आपने अभी शेड्यूल में देखा ना 50 यूनिट का। इसका मतलब क्या है, देखो शेड्यूल तो दिखा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये देखो, अगर मेरा ऑटोनॉमस कंजम्पशन 20 का था तो सेविंग कितनी थी, -20 थी कि नहीं थी, बिल्कुल थी सर। चलो एक और शेड्यूल दिखाता हूं, ये देखो, अगर मेरा कंजम्पशन 50 था तो सेविंग कितनी थी, -50 थी कि नहीं थी, बिल्कुल। तो जितना मेरा ऑटोनॉमस कंजम्पशन का ये वाला एरिया होगा उतना ही तो मेरा डिस सेविंग होगा, बिल्कुल सही बात है सर। डिस सेविंग मतलब कि सेविंग होनी नहीं, उल्टा नुकसान कर रहे हो। तो यहां से, अच्छा आपने क्या पढ़ा, सेविंग हमेशा माइनस से शुरू हो रही है सर, हम तो भूल गए। अरे लो देखो, ये लो सेविंग माइनस, ये देखो सेविंग माइनस से शुरू हो रही है। इसका मतलब है कि सेविंग का जो ग्राफ बनेगा वो यहां पे बनेगा, ये
और इस पॉइंट को जब हम जोड़ते हुए लाएंगे तो ये यहीं से इंटरसेक्ट करेगा और यहीं से उठना शुरू करेगा। सर आपने हमको दिखाया था क्या? बिल्कुल दिखाया था बच्चों। ये आप देख सकते हो कि यहां पे देखिए 200 इनकम, 200 कंजम्पशन, सेविंग जीरो। ध्यान सुनना, सेविंग जीरो थी और फिर सेविंग बढ़ती चली गई। फिर सेविंग क्या हो रही है? बढ़ती चली गई। तो जीरो यहां पे टच की, फिर बढ़ती चली गई। देखिए 25, 50, 75। तो बच्चों यही हम लोग ग्राफ में पढ़ रहे हैं। पहले सेविंग हमारी यहां पे देखिए क्या थी? जीरो ही। ये तो बिल्कुल जीरो पे आ गया ना। और फिर हमारी सेविंग धीरे 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 बढ़ती चली गई, जब जब हमारी इनकम और हमारा कंजम्पशन बढ़ता हुआ चला गया। तो बच्चों अगेन इस पूरे एरिया को आप क्या कहोगे? इस पूरे एरिया को आप कहोगे चेंज इन सेविंग, दैट इज सेविंग। और इस पूरे एरिया को आप क्या कहोगे? डिस सेविंग। ये बिल्कुल ही नुकसान का काम हो रहा था, हम बिना कुछ इनकम पे भी कंजम्पशन किए जा रहे थे। तो ये हो गया आपका डिस सेविंग। बस अगर आपको ये ग्राफ समझ में आ गया तो आपका मामला क्लियर है ना। इधर लिख दो कंजम्पशन, इधर लिख दो सेविंग। बताओ क्या दिक्कत हुई? कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। तो साथ में ग्राफ भी समझते हुए चल रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। एपीएस मैंने आपको बता दिया, कोई टेंशन ही नहीं है। एपीएस क्या बताता है बेटा? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। क्या होता है सर? एस अपॉन वाई, सेविंग अपॉन इनकम इज इक्वल टू एपीएस। और एमपीसी एग्रीगेट सप्लाई की बात करें तो एग्रीगेट सप्लाई का मैंने आपको बता दिया कि कंजम्पशन प्लस सेविंग, एग्रीगेट सप्लाई निकल आएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। टू सेक्टर मॉडल में नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन कैसे होता है ये समझिएगा। इन्होंने बोला कि देखो बेटा अगर आप C प्लस आई कर देते हो तो वो C प्लस एस। भाई देखो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। यही तो इक्विलिब्रियम लेवल है कि जितना मैं डिमांड कर रहा हूं उतना ही सप्लाई हो रहा है। मैंने 10 पेन मांगे, मुझे 10 पेन मिल गए। इकोनॉमी भी खुश, हम भी खुश, बेचने वाला भी खुश। वो उतना बना रहा है जितना बेच रहा है और मैं उतना खरीद पा रहा हूं जितना मैं खरीदना चाहता हूं। यही तो इक्विलिब्रियम है। अगर आप एडी को C प्लस आई कहते हो, जो कि आपने अभी देखा 2 सेक्टर मॉडल में, 3 सेक्टर में अलग होगा, 4 सेक्टर में अलग होगा। तो एस को आपने क्या देखा बेटा? C प्लस एस देखा। बिल्कुल सर, दोबारा लिख लेते हैं, यहां पे थोड़ा कुछ हौच पौच हो गया। तो C प्लस आई इज इक्वल टू C प्लस एस। हमको पता है कि C यहां पे कट गया, इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। ये हमारा फाइनल डेरिवेशन निकलता है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। अब आप देख रहे हो धीरे धीरे हर चीज के बराबर हो रही है यहाँ पे। तो क्योंकि आप इक्विलिब्रियम निकाल रहे हो तो हर चीज के बराबर होनी है। सर इन्वेस्टमेंट का खेल देख लेते हैं। क्या खेल है सर इन्वेस्टमेंट का? तो देखिए सेम ग्राफ जो आपने अभी तक देखा, इसमें एक लाइन और जोड़ दे रहे हैं, दैट इज आपका, ये देखिए इसको पूरा देख के कंफ्यूज मत हो। ये तो आपका कंजम्पशन यहां से शुरू होता है, जस्ट अभी बताया मैंने आपको, कंजम्पशन यहां से शुरू होता है, बता चुका हूं। बिल्कुल मैंने आपको ये बताया कि सेविंग कहां से शुरू होती है? यहां से शुरू होती है, बिल्कुल ठीक है। और मैंने आपको ये बताया कि ये वाली जो लाइन होगी ना, यही हमारा इक्विलिब्रियम लेवल होगा और इसी पे सेविंग जीरो आएगी और उसके बाद सेविंग बढ़ती हुई आगे निकल जाएगी। अब समझते हैं बेटा आई, जो इन्वेस्टमेंट होती है ना वो इनकम के हिसाब से बढ़ती या घटती नहीं है, वो पैरेलल चलती है। किसके? आपके इनकम और आउटपुट से। इनकम के हिसाब से बढ़ती घटती नहीं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कर रहे हैं, ओके की रिपोर्ट है सर। और बेटा जब आप इन्वेस्टमेंट को कंजम्पशन से जोड़ देते हो, सुनो ध्यान से, मैं आपको यहां बना के दिखाता हूं। ये देखो, ये आपका कंजम्पशन है, ठीक है, हाँ चलो, ये आपकी इनकम है, ये आपका कंजम्पशन है, ये आपकी डिसेविंग है, ये आपकी सेविंग है। आप समझना बात करने वाले हैं आई की। ये आपका आई है, बिल्कुल सर। तो ये हो गया हमारा इनकम, ये हो गया कंजम्पशन, ये हो गया आई। ऐसे ही बना हुआ है कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। अब अगर मैं सी और आई को जोड़ देता हूं, सी और आई को जोड़ देता हूं, यानी कि कंजम्पशन और इनकम को, इन्वेस्टमेंट को जोड़ देता हूं, जो मेरा एग्रीगेट डिमांड निकलता है, C प्लस आई कहता है 2 सेक्टर मॉडल में, तो वो कुछ इस तरीके से निकलेगा भैया। ये लो, है ना, ये लो, ये निकल जाएगा हमारा C प्लस आई। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? ये देखिए यहां पे निकल गया C प्लस आई, और ये क्या है सर? कंजम्पशन प्लस सेविंग। कंजम्पशन प्लस सेविंग का मतलब है सर ये दर्शा रहा है इनकम को, जैसे मैंने आपको यहां पे बना के दिखाया। बस इन्होंने इसको 2 चार्ट में बांट दिया, मैंने इसको आपको एक चार्ट में दिखा दिया। इन्होंने थोड़ी और क्लैरिटी करने के लिए 2 चार्ट में बांट दिया होगा। खैर अभी भी कुछ चीजें बची है, मैं आपको समझाता हूं हुआ क्या। देखिए यहां पे क्या हो रहा है, कंजम्पशन प्लस आई इज मोर देन कंजम्पशन प्लस सेविंग। यानी कि इस वाली लाइन तक आप कंजम्पशन, आपका जो एग्रीगेट डिमांड है ना वो ज्यादा है इस वाली लाइन तक, यानी कि ये जो कॉलम है इस वाली लाइन तक एग्रीगेट डिमांड देखिए, ये देखिए ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। यहां पे क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, तो यही आपका इक्विलिब्रियम लेवल निकल के आया। ये लो, मिल गया ना। ये देखो S प्लस आई, ये क्या निकला? S इज इक्वल टू आई, और ये क्या निकला? C प्लस एस। बोलो यस और नो।
बिल्कुल सर, हमको बात समझ में आ गई। और ऊपर जाएंगे तो देखिए क्या मिल रहा है आपको कि यहाँ पे C प्लस आई छोटा है और C प्लस एस बड़ा है। ये देखिए ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ना, तो यानी कि कंजम्पशन और सेविंग बड़ा है और कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट छोटा है, तो यानी कि यहाँ पे आपका जो एग्रीगेट डिमांड है वो थोड़ा सा छोटा हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आपका जो एग्रीगेट सप्लाई है वो बढ़ गया। लेकिन तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, इस सिचुएशन में एग्रीगेट डिमांड मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। इस सिचुएशन में ये वाला जो सिचुएशन है वो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, और जो ये वाला सिचुएशन है बच्चों वो एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड। ये आपको ग्राफ में डाल के सिखा दिया, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं किया है। और जो अलग अलग इनकम है उनको अलग अलग लाइन दे दिया है, देख लो YO, Y1, Y2 है ना, ये I है, I मैंने बता दिया आपको यहां से निकलता है। और कंजम्पशन की लाइन हमेशा 45 डिग्री वाली होती है, सॉरी इनकम की लाइन हमेशा 45 डिग्री वाली होती है। तो हो गया काम, बताओ क्या दिक्कत है। अब आपको ये सब चीजें ना दिमाग में बैठानी पड़ेंगी कि C प्लस एस का मतलब सप्लाई होता है, C प्लस आई का मतलब डिमांड होता है, दोनों को इक्वल करते हैं तो ही इक्विलिब्रियम आता है। तो ये सारी चीजें आपको एक बार अपने उसमें लानी पड़ेंगी। सर ये सारे जो फॉर्मूले हैं जिनसे हम ग्राफ और शेड्यूल बना रहे हैं, ये कहीं पे आपने लिखे हैं? बिल्कुल बच्चों, आपको और समराइज फॉर्म में इसको सिखाता हूं। ये देखिए, तो यहां पे ये PDF आपको मिल जाएगी, कोई टेंशन मत लेना, कम्युनिटी पे मिल जाएगी, टेलीग्राम पे मिल जाएगी, डाल दूंगा एक आगता CA के, और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे भी डाल दूंगा, तीनों जगह डाल दूंगा। तो बच्चों बात कर रहे थे एग्रीगेट डिमांड की, 2 सेक्टर मॉडल की, 3 सेक्टर मॉडल की और 4 सेक्टर मॉडल की। 2 सेक्टर मॉडल में अगर आपको एग्रीगेट डिमांड निकालना है तो आपको C प्लस आई को प्लस करना पड़ेगा, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सर 2 ही क्यों है? क्योंकि यहां पे 2 ही सेक्टर है, हाउस होल्ड और फर्म। देखिएगा बना देते हैं, यहां पे 2 ही सेक्टर है, एक आपका है हाउस होल्ड और एक आपका है फर्म। 2 ही लोग हैं तो 2 ही चीजें ऐड करने के लिए। सर यहां पे कौन कौन है? बेटा यहां पे आपका हाउस होल्ड है, यहां पे आपका फर्म सेक्टर है, छोड़, हाँ सुनो, तो यहां पे आपका H है प्लस फर्म सेक्टर है, यहां पे आपका H है प्लस फर्म सेक्टर है प्लस गवर्नमेंट है, और यहां पे आपका H है प्लस फर्म सेक्टर है प्लस गवर्नमेंट है प्लस इंटरनेशनल मार्केट भी है। ओके, तो अब यहां पे देखिए 3 सेक्टर मॉडल में गवर्नमेंट ऐड हो जाती है, तो गवर्नमेंट का खर्चा भी यहां पे जुड़ जाता है, यहां पे गवर्नमेंट का खर्चा नहीं जुड़ता है, और यहां पे नेट एक्सपोर्ट्स भी आ जाते हैं, X माइनस M, और आप NX भी कह सकते हो, नेट एक्सपोर्ट्स। ओके की रिपोर्ट है, तो जहां 3 सेक्टर वहां पे 3 चीजें ऐड करने को, जहां पे 4 सेक्टर वहां पे 4 चीजें ऐड करने को, इनको ऐड करते जाओगे, एग्रीगेट डिमांड निकलती जाएगी, हर एक क्वेश्चन कंप्लीट होता जाएगा। अगर तुमसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भाई एग्रीगेट डिमांड निकालो। एक चीज और बताना चाहूंगा बेटा, इसको अपन क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं क्योंकि यहां पे इंटरनेशनल मार्केट के दरवाजे नहीं खुले। इसको अपन क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं क्योंकि अगेन इंटरनेशनल मार्केट के, फॉरेन मार्केट के दरवाजे नहीं खुले। इसको हम लोग ओपन इकोनॉमी बोलते हैं क्योंकि यहां पे फॉरेन मार्केट के दरवाजे खुल गए। चलिए एक तरफ और आपको फॉर्मूला दिखाते हैं, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम। बिल्कुल ठीक बात है सर, क्योंकि सर ये तो हम लोग ने सीखा ही, जितना सप्लाई करेंगे उतना बंदा कंज्यूम करेगा, उतना खर्चा करेगा, उतनी ही इनकम होगी, सब कुछ एक दूसरे के बराबर है। इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होगा सर? जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगी। एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। अब देखो ये एपीसी का फॉर्मूला है, C अपॉन वाई, अभी जो आपने सीखा एमपीसी, चेंज इन C अपॉन चेंज इन वाई, एपीएस इक्वल टू S अपॉन वाई, एमपीएस इक्वल टू चेंज इन S अपॉन चेंज इन वाई, और एपीसी एपीएस 1 होता है, एमपीसी एमपीएस 1 होता है, दोनों को ऐड करके। और अभी मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको एपीसी निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप 1 माइनस एपीएस कर सकते हैं, और अगर आपको एपीएस निकालना है तो आप एक काम करो 1 माइनस एपीसी कर दो। इसी प्रकार से अगर आपको एमपीसी निकालना है तो आप एक काम करो 1 माइनस एमपीएस कर दो, और इसी प्रकार से आप एक और काम करो, एमपीएस निकालना है तो 1 माइनस एमपीसी कर दो। ठीक है बच्चा पार्टी, बताइए कोई दिक्कत हो तो? कोई दिक्कत होगी नहीं, आसान से टॉपिक्स हैं। तो ये बन गया सर मसला हमारा। एक चीज और दिखा देता हूं, ये देखो 2 सेक्टर इकोनॉमी में C प्लस आई बोला 100%, C इज इक्वल टू A प्लस बी वाई। जब मैं C को थोड़ा एलेबोरेट कर रहा हूं तो क्या निकल के आ रहा है, A का मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन, B का मतलब एमपीसी, और Y का मतलब डिस्पोजेबल इनकम। क्योंकि 2 सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट है नहीं तो डिस्पोजेबल इनकम वही हो जाएगी जो आपकी इनकम होगी, क्योंकि टैक्स लेने वाला कोई है ही नहीं। ठीक है, और दूसरी चीज कि अगर आपको, हाँ ये देखो भाई, डिस्पोजेबल इनकम यानी कि यहां पे आपको टैक्स माइनस करना पड़ेगा। तो डी का मतलब आप एक ऐसे भी कह सकते हो कि अगर 3 सेक्टर इकोनॉमी की बात करेंगे तो डी इज इक्वल टू इनकम माइनस टैक्स। ठीक है, ऐसे भी आपको कैलकुलेट करने के लिए आएगा, बट वो 3 सेक्टर में आएगा, अभी नहीं आएगा। सेविंग निकालनी तो क्या करेंगे बेटा, ये जो ए है ना इसको माइनस ए लिख दो, मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो अभी आप लोगों ने शेड्यूल में देखा, भाई आपने देखा ना 50 हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन था, अभी आप लोगों ने शेड्यूल में देखा 50 हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन था, यानी कि इनकम 0 थी तो भी आप कंजम्पशन कर रहे थे, है ना। तो बेटा उतना ही तो माइनस में यहां लिखा हुआ था, -50 लिखा था कि नहीं लिखा था? लिखा था सर। और एमपीसी को बोला जा रहा है 1 माइनस बी,
1 माइनस बी ऑब्वियसली। और वाई को क्या बोला जा रहा है, इनकम बोला जा रहा है। ये इसकी पूरी डेरिवेशन हो गई, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन। अब आपको वाई की वैल्यू जब बोली जाएगी तो आप फटाफट से सारी संख्याएं डाल के निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन कर लिया जाए क्या भाई? अब समय आ चुका है क्या क्वेश्चन करने का? चलिए बिल्कुल अब समय आ चुका है कि हम कुछ सवालों को देखें। कुछ जो सवाल हमको बुला रहे हैं कि आओ हमको सॉल्व करो, उनको सॉल्व कर लेते हैं भाई फटाफट से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप एक काम करते हैं, 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करके करते हैं, है ना। चलो भाई देखो सवाल में क्या बोला जा रहा है आपसे, फटाफट से देखो क्या बोला जा रहा है। कह रहे हैं भैया एमपीसी निकालो। अच्छा निकाल लेंगे एमपीसी, ओके। और बोलो एमपीएस निकालो, निकाल जाएगा। और बताइए, और टू सेव फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा अबाउट एन इकोनॉमी विच इज इन इक्विलिब्रियम। नेशनल इनकम 2500, वाई का वाई 2500, ऑटोनॉमस कंजम्पशन यानी कि ए आपको दे रखा है 300, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि आई दे रखा है आपको कितना, 100। डन। तो हमको पता है कि भाई C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, ओके। तो देखिए कंजम्पशन निकालना पड़ेगा ऑब्वियसली सबसे पहले। तो अपन को ए दे रखा है 300, है ना, बी नहीं दे रखा है, बी निकालना है 100%। और इनकम दे रखी है हमको कितनी, 2500, बिल्कुल। तो इनकम दे रखी है हम लोग को 2500, है ना। अब आप लोग आराम से इसको निकाल सकते हो। निकल जाएगा सर, बिल्कुल निकल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, है ना। प्रॉपर डेरिवेशन आपके सामने है, आराम से आप बैठ के इसकी कैलकुलेशन कर लो। बताओ कोई दिक्कत परेशानी? सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। सी की वैल्यू निकल जाएगी सर, सी की वैल्यू तो तुरंत निकल जाएगी। कैसे निकलेगी भाई? ऑटोनॉमस कंजम्पशन आपको दे रखा है, नेशनल इनकम दे रखा है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है। तो आप सी की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो कि भाई आपको ये पता है कि y इज इक्वल टू सी प्लस आई, है ना। y इज इक्वल टू सी प्लस आई। सी कितना आपके पास? आपके पास सी निकालना है, इनकम दे रखी है कितनी, 2500, है ना। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है 100, कितना निकल जाएगा, सी इज इक्वल टू 2400। निकल गया। अब आपको यहाँ पे सी की वैल्यू दे दी है, लो 2400, मैंने गलती से 2500 लिख दिया था, 2400। अब निकल जाएगा सर, बिल्कुल निकल जाएगा, ठीक है। तो 2400 इज इक्वल टू 300 प्लस 25b, ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए इसको कि 2400 इज इक्वल टू 300 प्लस 2500। हुआ डन मामला? बिल्कुल। तो 2400 में से 300 को माइनस कर दीजिए, 2400 माइनस 300 प्लस इज इक्वल टू लिख लो 2500। तो यह आ गया आपका 2100 इज इक्वल टू 2500। यह आ गया आपका आंसर, दैट इज 300। तो बेटा ये आपका क्या आ गया, ये आपका एमपीसी आ गया। कितना आ गया सर? एमपीसी मेरा निकल आया सर 300। एक मिनट, कुछ तो गलती कर रहा हूं मैं। ये डेरिवेटिव्स में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, बट कोई नहीं, इसको सही कर देंगे। तो ये आपका भी निकला, ठीक है। एक मिनट को देख लेते हैं कि क्या गलतियां हो रही हैं। हाँ जी, तो 2400 इज इक्वल टू 300 प्लस 2500 बी, 100%। यहां बी लगाना भूल गए अपन, निकल गया। 2400 माइनस 300 इज इक्वल टू 2500 बी, बिल्कुल सही बात है सर। तो 2400 में से बच्चा 300 घटाइए, कितना निकल आएगा सर? ये आपका आ गया 2100 और ये 2500 बी, बिल्कुल सर। अब बी को इधर ले जाइए, हाँ सही तो निकला है, 2500 माइनस 2100, 300। तो बेटा हम लोग की एमपीसी की वैल्यू आ गई है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। एक मिनट रुको, 2500 माइनस 2400, तो ये आ गया आपका चलिए, है ना। तो सॉरी, ये ऐसे कर लेते हैं, सॉल्व करके आपको दिखा दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बिल्कुल। तो ये हो गया बच्चों आपका b इज इक्वल टू 2100। मैं देखो माइनस कर दे रहा हूं, दिमाग कभी कभी इधर उधर रहता है, बट कोई नहीं। 0.24 बच्चों आ गया आपका एमपीसी की वैल्यू, b आ गया। देखो
MPC की वैल्यू आ गई बच्चों 0.84 और उसके बाद हमसे क्या बोला, देखिए MPC हमने निकाल लिया, MPS बोला है, तो ठीक है सर MPS निकाल लेंगे। MPS इज इक्वल टू 1 माइनस 0.84 दैट इज MPC। तो 1 माइनस 0.84 यानी कि 0.16 ये आ गई बच्चों आपकी MPS की वैल्यू। MPC निकल आया सर और MPS निकल आया। हमारे जितने भी नंबर थे, मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन था तो हमारा ये 1 नंबर बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। बोलो यस और नो, बात समझ में आ गई। चलो कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, है ना। ओके तो ये हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, आपसे क्या कह रहा है, एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो कैलकुलेटर खोल लेते हैं, है ना, आप लोग भी कैलकुलेट करते रहो। बोला जा रहा है इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में, ठीक है जी, ओके कोई दिक्कत नहीं है। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई है ही है, और एग्रीगेट डिमांड का मतलब हम लोग को पता ही है C प्लस आई। अब C का मतलब हम लोग को पता ही है कि A प्लस बी वाई, तो ये सारी कहानी हमको डन है हमारे पास, इतना तो हमको मालूम है। कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग, नेशनल इनकम निकालो। अच्छा जी, मतलब वाई की वैल्यू निकालो। ऑटोनॉमस कंजम्पशन बच्चों 100 है, तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन को 100 बताया जा रहा है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 0.2 है बेटा। MPS अगर 0.2 है तो MPC कितना हो जाएगा 0.2 यानी कि 0.8 हो जाएगा। देखिए MPS अगर 0.2 है तो MPC निकल जाएगा 1 माइनस 0.2 यानी कि 0.8 100%। तो 0.8 वाई। इन्वेस्टमेंट आपसे बोला जा रहा है 100, तो इन्वेस्टमेंट आपका है 100, ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल 100% ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बन गया हमारी, देखो 100 लिखा क्या था ऑटोनॉमस कंजम्पशन, 0.85 लिखा क्या था हमारा MPC की वैल्यू थी 0.8 ठीक है, प्लस हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 200 है, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमारा 200 हो गया। ये बन गई हमारी इक्वेशन। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताइए सर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे लगा लीजिए इनकम, ठीक है। अब आप लोग आगे की कहानी को कैलकुलेट कर सकते हो। क्या कैलकुलेट करना है, सिंपल है सर कि y इज इक्वल टू 300 प्लस 0.8 वाई, तो ये 2 y हो गए। अब इनको 2 y को कैलकुलेट करना है आपको, है ना, इधर ले आइए। तो y माइनस 0.8 वाई इज इक्वल टू 300, आगे कैलकुलेट करिए, ठीक है। तो भैया एक y में से 0.8 वाई गया यानी कि 0.2 वाई, और 300 इसका मतलब y इज इक्वल टू 300 प्लस 0.2, थोड़ा सा घटाइए बढ़ाइए, 300 माइनस 0.2 बन गया आपका कितना आंसर आ रहा है, इनकम इज इक्वल टू 1500। बोलो यस और नो सर, यस। एक और क्वेश्चन बढ़िया तरीके से हुआ। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। सपोज द कंजम्पशन ऑफ एन इकोनॉमी इज गिवन C इज इक्वल टू, अच्छा कंजम्पशन फंक्शन ऑलरेडी दे रखा है यानी कि कुछ और निकालना होगा, तो 20 प्लस 0.60 वाई, ओके, एंड इन्वेस्टमेंट I इज इक्वल टू 10 प्लस 0.2 वाई। अच्छा पूरी इक्वेशन दे रखी है, तो I इज इक्वल टू 10 प्लस 0.2 वाई, व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। तो ये लंबी चौड़ी सी इक्वेशन दे रखी है, लेकिन आराम से कैलकुलेट होगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखो भैया 20 और 10 हो गया 30 प्लस 0.6 वाई प्लस 0.2 वाई, बोलो यस और नो, ये बना। अब देखो 0.6 और 0.2 वाई कितना हो जाएगा, 30 प्लस 0.8 वाई, से यस और नो सर, बिल्कुल यस है ना। इधर भी निकाल लो, इधर भी निकाल लो, और है ना। अब y माइनस 0.8 वाई इज इक्वल टू 30, और एक में से गया तो 0.2 वाई इज इक्वल टू 30। अब y इज इक्वल टू 30 अपॉन 0.2, y का आंसर निकल आएगा 0.2 150। बोलो यही आ रहा है बच्चों आप लोग का भी 150 सर, बिल्कुल 100% 150 आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, नहीं मन भरा तो। सपोज द कंजम्पशन फंक्शन, अच्छा अगेन तो कंजम्पशन फंक्शन है C इज इक्वल टू 7 प्लस 0.5 वाई, इन्वेस्टमेंट है बच्चों 100, तो यहीं जोड़ लो 100। फाइंड आउट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, कंजम्पशन एंड सेविंग। तो अच्छा इनकम निकालो, कंजम्पशन निकालो, फिर सेविंग भी निकालो। तो बेटा एक निकल आएगा तो बाकी सारी चीजें निकल आएंगी, एक निकल आएगा तो बाकी सारी चीजें निकल आएंगी। तो सिंपल है बेटा, ये 700 और 7 कितना हो जाएगा 107, और ये y है प्लस 0.5 वाई है, तो y माइनस 0.5 वाई इज इक्वल टू 107 कर लो, और है ना, तो एक y में से 0.5 घटाओगे तो 0.5 वाई आया, 107 बिल्कुल, तो y इज इक्वल टू 107 अपॉन 0.5, ये निकल गया बच्चों इनकम, ओके 107 डिवाइडेड बाय 0.5, ये हो गया आपका 214। क्या निकला सर हमारा
सर ये 214 क्या है, ये 214 क्या है, ये 214 हमारा सर इनकम है। हमें सर इनकम पता चल गई, सर हमें इन्वेस्टमेंट भी दे रखा है 100, यानी कि हमें एक बात निकल आएगी कंजम्पशन। क्या फॉर्मूला होता है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई। तो बच्चों इनकम हमसे क्या बोली जा रही है, इनकम हमारी है 214, कंजम्पशन बोला जा रहा है ना निकालने के लिए, कंजम्पशन को कंजम्पशन मान लो, इन्वेस्टमेंट को मान लो 100, ठीक है। तो बेटा कंजम्पशन हो जाएगा आपका 214 माइनस 100 इज इक्वल टू 114। बोलो सर यस और नो, कंजम्पशन निकल गया। और बताइए, और हमको ये भी पता है कि बच्चों अगर सेविंग निकालनी है तो सेविंग इज इक्वल टू वाई माइनस सी। वाई दे रखी है सर हमको 214, कंजम्पशन दे रखा है 114, तो सेविंग निकल आएगी 100, ठीक है। तो ये हमारी सेविंग हो गई। तो हमने सब कुछ निकाल लिया, कुछ बचा है क्या निकालने के लिए, ये लो, ये कंजम्पशन निकला, ये सेविंग निकला, और बचा पार्टी ये आपका जो है इनकम निकल गया। बताओ कोई दिक्कत परेशानी, टेंशन वाली बात क्या, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं, सब कुछ निकल गया। पहले क्वेश्चन में अपन फंसे थे, है ना, क्योंकि यहां पे डिवाइड वाला थोड़ा मसला हो रहा था, बट बाकी सारे क्वेश्चन बिल्कुल फ्लुएंटली होते गए। अब हम लोग जो बच्चों पढ़ेंगे वो कंसेप्ट होगा डिफ्लेशनरी और इन्फ्लेशनरी गैप का। बट इतनी बड़ी लंबी थ्योरी, मतलब इतनी लंबी चौड़ी थ्योरी की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे ही समझाता हूं, देखो। पर ध्यान से सुनना तो समझ में आ जाएगा। देखो क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज डिफ्लेशन एंड व्हाट इज इन्फ्लेशन, ठीक है। देखो डिफ्लेशन को इस लंबी चौड़ी थ्योरी में से जो चीजें दिखा रहा हूं वो समझो। बोला जा रहा है कि अगर एग्रीगेट डिमांड, क्या बोला जा रहा है ध्यान से सुनो, कह रहे हैं कि देखो भैया अगर एग्रीगेट डिमांड है ना, जो आपका आउटपुट का है वो लेस देन है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट से, यानी कि बच्चों आपने समाज के, आपने हमारे पूरे देश, प्यारे भारत देश के सारे रिसोर्सेज को एम्प्लॉय कर दिया, लेकिन फिर भी एग्रीगेट डिमांड उतनी नहीं आ रही है, यह प्रॉब्लम है। सर फिर भी एग्रीगेट डिमांड नहीं आ रही है, सर इसका मतलब क्या, इसका मतलब हमारे पास डेफिशिएंट डिमांड है, यानी कि डिमांड की सर जी हमारे पास कमी है। बिल्कुल 100% सही बात है। इस डेफिशिएंट डिमांड को ही आप दो चीजें और बोल सकते हो बच्चों, ठीक है। एक आप बोल सकते हो डिफ्लेशनरी गैप, एक आप बोल सकते हो डिफ्लेशनरी गैप, यानी कि डिफ्लेशन है, डिमांड नहीं आ रही है मार्केट में। और या तो आप ये भी बोल सकते हो कि भाई समाज में क्या है, रिसेशन है, रिसेशनरी गैप, दोनों में से जो भी बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिसेशन गैप को हम लोग कॉन्ट्रैक्शन गैप भी या कॉन्ट्रैक्शनरी गैप भी बोलते हैं। तो आप कॉन्ट्रैक्शन समझो, रिसेशन समझो, कॉन्ट्रैक्शनरी गैप भी बोलते हैं। देखिए डेफिशिएंट डिमांड के सारे नाम है, बस यही यहां पे लिखा हुआ है ना। और इन्होंने बोला है कि बच्चों जब अचीव नहीं हो पाता है उतना डिमांड प्रोडक्शन, तो उसे फिर हमारी क्या निकलती है, कॉन्ट्रैक्शन निकलती है, रिसेशन निकलती है। पूरी बात समझ गए, समाज के पूरे रिसोर्सेज लगा दिए तुमने, कुछ बचा नहीं है लेकिन जो है लगाने के लिए, और लेकिन फिर भी डिमांड जनरेट नहीं कर पा रहे हो, तो उसे बेटा रिसेशन कहते हैं। इतनी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं, ये समझो। अब देखो हुआ क्या, इस ग्राफ में क्या समझने के लिए दिखा रहे हैं बस उसको, क्या है देखो, तुमको पता है कि ये वाली जो लाइन है बच्चों, ये इनकम वाली लाइन है 45 डिग्री वाली, पता है कि नहीं पता है, बिल्कुल एग्रीगेट, ये तो इनकम वाली लाइन हो गई। तुमको ये पता है कि बेटा ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन वाली लाइन है कि अगर जीरो भी हुआ तो इतना काम होगा। अब तुमको पता है कि भाई यहां पे आ रहा है इक्विलिब्रियम, ठीक है, पता है कि नहीं पता है बोलो, ये इक्विलिब्रियम है, यानी कि जब y इज इक्वल टू सी, बार बार बताते रहो ताकि दिमाग में बैठ जाए, एग्रीगेट डिमांड और ये c प्लस आई। अब देखो हुआ क्या, अब इकोनॉमी जो है ना, इकोनॉमी जो है बिल्कुल फुल एम्प्लॉयमेंट पे है, लेकिन डिमांड नहीं आ पा रही है ना, यानी कि ये वाला जो गैप आ रहा है, ये है ना कि भाई हमारा जो कंजम्पशन है वो अभी भी कम है, और हमारी जो इनकम है वो बढ़ती जा रही है, और हमें पता है कि c प्लस आई अगर हम करते हैं तो वो ये निकलता है। तो बेटा ये वाला जो पॉइंट है, यहां वाले पॉइंट से इसे कहते हैं डिफ्लेशन, यानी कि यहां पे अभी उतनी डिमांड है नहीं, इसे आप लोग डिफ्लेशनरी गैप कहेंगे। और इसी क्वांटिटी पे हम पहुंचना चाह रहे हैं जो कि हम पहुंच नहीं पा रहे, जबकि हमने फुल एम्प्लॉयमेंट कर रखी है रिसोर्सेज की। डिफ्लेशनरी गैप यानी कि इतनी की डिमांड कम है। बोलो यस और नो, बात समझ में आ गई। इन्फ्लेशन समझ लो, इन्फ्लेशन क्या होती है। देखो इन्फ्लेशन का सीन ये है कि अगर अपन पहुंचे हैं ये देखो, ये हमारा है c प्लस आई, यानी कि एक्चुअल जो हमारा इनकम है वो ये है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड आप कह सकते हो, ये हमारी एग्रीगेट डिमांड है। अच्छा यहां पे एग्रीगेट डिमांड कौन सी थी, जो ओरिजिनल थी बच्चों, यहां पे जो एग्रीगेट डिमांड ओरिजिनल थी वो आपकी ये वाली थी, ठीक है ना। एक मिनट, ये जो आपकी एग्रीगेट डिमांड है ना c प्लस आई हो,
ये आपकी ओरिजिनल है, तो C प्लस आई ओ, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये आपकी ओरिजिनल है। अब आप क्या कह रहे हो कि भैया नहीं, इसको जो है बढ़ा दो, है ना, इन्फ्लेशनरी गैप कर दो, तो ये आपका हो गया बच्चों ऑटोनॉमस कंजम्पशन C प्लस आई। कह रहे हो भैया इसको बढ़ा दो, वो बढ़ पा नहीं रही है, M से आपको इधर आना पड़ रहा है, यानी कि डिमांड ज्यादा हो रही है ना, ये होनी चाहिए थी और ये यहां पहुंच रही है, ये होनी चाहिए थी और यहां पहुंच रही, डिमांड ज्यादा हो रही है हमारे फुल एम्प्लॉयमेंट से। तो ये वाला जो एरिया आपको मिल रहा है ना, दैट इज इन्फ्लेशनरी गैप, है ना, ये वाला जो एरिया आपको मिल रहा है ये है बच्चों आपका इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप को देखिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, बोला जा रहा है एग्रीगेट डिमांड जब ज्यादा हो जाए। देखो क्या बोला जा रहा है कि जब भैया एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाए, किससे, फुल एम्प्लॉयमेंट से, यानी कि सारे रिसोर्सेज लगा दिए लेकिन फिर भी इकोनॉमी पे प्रेशर दे रहे हो कि और प्रोड्यूस करो, क्योंकि भैया और प्रोड्यूस करेंगे तो ही जो हमारी डिमांड है उसको हम बढ़ा पाएंगे। तो बच्चों इसे ही हम लोग कहेंगे इन्फ्लेशनरी गैप। क्या बोला जा रहा है कि भाई देखो एक्सेस डिमांड, इसको क्या बोलेंगे, अगर ये सिचुएशन रही तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे बच्चों, हम लोग इसको एक्सेस डिमांड बोलेंगे। और अगर बोल रहे हैं कि भैया एक्सेस डिमांड बढ़ती गई तो इन्फ्लेशनरी गैप बढ़ता जाएगा, जहां पे एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड से रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश द फुल इक्विलिब्रियम लेवल, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ गैप दैट टेंड्स टू अकर ड्यूरिंग अ बिजनेस साइकिल एक्सपेंशन। और ये कब होता है बच्चों, एक्सपेंशन के टाइम पे, यानी कि सर बिजनेस साइकिल एक्सपेंशन का मतलब आपने बताया नहीं बेटा, ये है बिजनेस साइकिल और ये है इसका एक्सपेंशन। देखो ये देख रहे हो, तो ये जो बढ़ रहा है ना, ये इसी एरिया को अपन एक्सपेंशन कहते हैं। ये जो पीक पे पहुंच गए इसे अपन मैच्योरिटी कहते हैं। ये जो डिक्लाइन हो रहा है इसे डिक्लाइन ही कहते हैं, ठीक है। और जब बिल्कुल ही निगेटिव जा रहा है तो उसे रिसेशन कहते हैं। फिलहाल एक्सपेंशन कहते हैं ग्रो होने को। तो ग्रो होने का मतलब है इकोनॉमी में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, डिमांड बढ़िया चल रही है, और जब डिमांड ज्यादा ही हो जाए फुल एम्प्लॉयमेंट से तो उसे हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं, है ना, समझ गए। तो हमें क्या करना, हमें बोला जा रहा है कि भाई यही डिमांड है लेकिन और प्रोड्यूस करो। ये देखो ये वाला जो एरिया है ना, इसको और प्रोड्यूस करने के लिए बोला जा रहा है, समझ रहे हो ना ग्राफ से, कि भाई यही डिमांड है मेरी, C प्लस आई मेरी डिमांड है, इतनी ही डिमांड है, ठीक है, बट क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लगा दिया, डिमांड ज्यादा हो रही है, डिमांड ज्यादा हो रही है, तो मेरे पास एक और ग्राफ निकल के आ रहा है ये वाला। तो इतनी डिमांड जो ज्यादा हो रही है बस इसे ही इन्फ्लेशनरी गैप कह रहे हैं। यहां पे क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, ठीक है। यहां पे देखिए, यहां पे उल्टा हो रहा है। यहां पे हम प्रोड्यूस कर पा रहे थे इतना, बट डिमांड हो रही है इतनी, तो जो ये वाला जो गैप आ रहा है इसे हम लोग डिफ्लेशनरी गैप कह रहे हैं। पूरी बात समझ गए होंगे, डिमांड कम हो रही है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं, ठीक है। डिमांड का सारा खेल है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिए, इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप देख लिए। चलिए बात करते हैं बच्चों इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की। कहां पे गए भैया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के अगर हम क्वेश्चन फॉर्मुलेस को देखते हैं तो देखो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है, इसको निकालने के 3 फॉर्मूले बताए गए आपको शास्त्रों पुराणों में, और आपके मॉड्यूल में बोला गया कि भाई चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट ऐसे कर लो, या फिर 1 अपॉन एमपीएस कर लो, या आपको पता है कि एमपीएस को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, ऐसे भी निकल सकता है, सिंपल है। तो बेसिकली सर ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है, फॉर्मूले से भी आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। क्या, हमारे इन्वेस्टमेंट में कितने बदलाव हों, मेरे इन्वेस्टमेंट में कितने बदलाव हो मेरी इनकम के मतलब मेरी इनकम के कंपैरिजन में, यानी कि अगर मेरी इनकम मान लो 10 बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट मान लो 100 बढ़ रहा है, तो उसका जो रेशियो है उसे ही मल्टीप्लायर कहता है ना। तो ऑब्वियसली इनकम बढ़ेगी और ये बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। बाकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को 1 से डिवाइड कर दीजिए तो भी आ जाएगा, और 1 माइनस एमपीसी तो इसे लिखते ही हैं। ओके सर जी, बात करते हैं हम लोग अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की। सारे क्वेश्चन समझ लिए, सब कुछ हो गया, बिल्कुल हो गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कहां पे आ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पे आ जाएंगे। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या पता कुछ हमारे मतलब की बात निकल आई यहां से। क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनना। जी 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 जी, क्या बोला जा रहा है सर, ध्यान से सुनना। हाँ, इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट में कितना इंक्रीज होगा, causes an upward shift in the aggregate demand function। इन्वेस्टमेंट में कितने इंक्रीज से डिमांड में कितना इंक्रीज होगा उसे ही इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोला जा रहा है। इट इज ड्यू टू अ प्रोसेस ऑफ मल्टीपल इंक्रीजेस इन इक्विलिब्रियम इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर मैं इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज करता हूं तो उससे मुझे मल्टीपल इंक्रीजेस देखने के लिए मिलेंगे हमारे इक्विलिब्रियम इनकम पे। एंड हाउ मच इंक्रीज अकर्स डिपेंड अपॉन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम।
और बेटा ये तब पता चलेगा जब हमारे, ये सब कुछ डिपेंड करता है एमपीसी पे। देखो एक चीज ऐसे भी समझो कि हमारी इनकम है ना, हम उसमें से क्या करते हैं बेटा, या तो कंज्यूम करते हैं या तो सेव करते हैं, या तो कंज्यूम करते हैं या तो सेव करते हैं। अगर मेरी सेविंग ज्यादा हो गई तो यानी कि मेरा इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा क्या होगा, कम भी होगा। बोलो यस और नो? सर बिल्कुल सही बात है। यानी कि अगर मैंने ज्यादा बचाना शुरू कर दिया ना तो फिर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा नहीं। अच्छा कंजम्पशन तो मैं करूंगा ही करूंगा जितना मुझे करना है, तो ऐसा भी सीन होगा। बट चलो कोई नहीं, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के इसके चार्ट के बारे में। बहुत सिंपल सा ये चार्ट है, समझते रहो क्या सीन है। यहां पे देखो सीन ये चल रहा है कि ये हो गई आपकी, आप लोग जानते हो कि भैया ये हो गया आपका एग्रीगेट, या आपकी नॉर्मल हो गई डिमांड की लाइन, ठीक है ना। ये आपका हो गया C+I। और आप सभी को पता है कि जो इन्वेस्टमेंट होता है वो हमेशा इनकम के पैरेलल चलता रहता है। आप सभी को पता है कि डिस सेविंग से खड़ी होती है, फिर सेविंग आगे बढ़ती है। बस यहां पे क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे ये बोला जा रहा है कि ये तो C+I है, ठीक है, ये तो आपकी क्या है, C+I है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता हूं, यानी कि मेरा इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा भी आगे पीछे गया, मेरा इन्वेस्टमेंट ये देखिए, इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा आगे पीछे गया, थोड़ा सा बढ़ गया, तो यहां पे देखिए क्या हो रहा है कि ये C+I, इसमें एक चीज और जुड़ जा रही है, दैट इज इन्वेस्टमेंट, है ना। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और चेंज इन इन्वेस्टमेंट भी मेरा जुड़ जा रहा है। जैसे ही मेरा चेंज इन इन्वेस्टमेंट जुड़ेगा, यानी कि मैंने इन्वेस्टमेंट में कुछ चेंज किया, वो जुड़ा, जैसे ही वो जुड़ेगा ये लाइन बढ़ जाएगी और ये लाइन बढ़ के क्या हो जाएगी, C+I प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट। और ये वाला जो आपका निकलेगा बेटा, पहले ये इक्विलिब्रियम था, मतलब ये इक्विलिब्रियम तब था जब इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं हुआ था, लेकिन ये इक्विलिब्रियम तब है जब इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ है। तो ये पहले इक्विलिब्रियम था, लेकिन अब इन्वेस्टमेंट में चेंज हो गया, तो ये इक्विलिब्रियम बन गया जहां पे Y है कंजम्पशन और सेविंग के बराबर, तो ये आ गया इक्विलिब्रियम लेवल 1। अब देखिए यहां पे इनकम मेरी ये थी, यहां पे इनकम मेरी Y1 थी, और यहां पे इनकम मेरी Y2 है, ठीक है। अब देखो सेविंग यहां से निकली, ठीक है। अब सेविंग और इन्वेस्टमेंट का खेल देखना है। देखिए सेविंग यहां पे निकली, यहां पे इन्वेस्टमेंट, ये देखिए ये क्या है, I है, ये क्या है, S है, तो यहां पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक हो गया, बिल्कुल हो गया सर। और ठीक है, जब मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ा, ठीक है, तो ये देखो एक इन्वेस्टमेंट की नई लाइन बनी। अब ये बेटा पैरेलल रहेगी, आप चाहे जितने बना दो, चाहे जितने चेंजेस कर दो, ये ऐसे ऐसे पैरेलल ही चलती जाएगी। तो ये आपका I हुआ प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट हुआ, I मतलब इनका इन्वेस्टमेंट प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो देखिए यहां पे S इज इक्वल टू I है, ठीक है, यहां पे आपका S बराबर है, और यहां पे क्या हो जा रहा है, यहां पे आपका चेंज हो जा रहा है। तो आप पूरा मामला देख सकते हैं कि भाई फिर यहां पे जब इनकम चेंज हुई, इतना हुआ, तो आपका ये इक्विलिब्रियम लेवल आया। और ये लाइन तो चलो जितनी भी लाइन बना लो, इस लाइन का कोई ऐसा मतलब नहीं है, इतने तक देखो बात समझ में आ जाएगी कि यह आपका नया इक्विलिब्रियम बना जब आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ा या कम हुआ, जो भी हुआ, मान लो बढ़ा ही हुआ, तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट हुआ, तो ये नया इक्विलिब्रियम बना जहां पे चेंज इन इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन बराबर हुए। और इस नए इक्विलिब्रियम पे जब आप सेविंग देखोगे तो वो यहां पे आके कनेक्ट करेगी, इससे आपके इक्विलिब्रियम 1 की तरह कहा जाएगा। तो आपकी इनकम क्या रहेगी, Y1 रहेगी, और पहले इनकम क्या थी, YO थी। सिंपल है सर, सिंपल है। और आपने ये देखा कि सर अगर इन्वेस्टमेंट में हम कुछ छेड़छाड़ करते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, तो हमारी इनकम भी बढ़ेगी। तो Y0 से इनकम क्या हो गई, Y1 हो गई, Y0 से इनकम क्या हो गई, Y1 हो गई। सिंपल है। तो जितना आगे आगे बढ़ते जाएंगे, Y1 से क्या हो जाएगी, Y2 हो जाएगी, Y1 से क्या हो जाएगी, Y2 हो जाएगी। सिंपल बात समझ में आ गई। तो ये है बच्चों आपका इनकम आउटपुट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट डिमांड का पूरा चार्ट। सर बात समझ में आ गई, अब हमें भूख है कुछ क्वेश्चंस की। कुछ क्वेश्चन लगा ले, चलो भैया लगा लेंगे, मन नहीं तोड़ेंगे तुम्हारा, कुछ क्वेश्चन भी लगा लेंगे। कहां गए, ओके। तो इफ एन इकोनॉमी, देखो क्या बोला जा रहा है आपसे, बोला जा रहा है कि इफ एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय 400 करोड़, क्या बोला जा रहा है कि भैया देखो हमारा जो चेंज इन इन्वेस्टमेंट होगा वो 400 होगा। मैं अभी करोड़ नहीं जोड़ रहा हूं, बाद में जोड़ते रहना। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि MPC इज 0.8। कैलकुलेट द टोटल इंक्रीज इन इनकम एंड सेविंग। अच्छा उल्टी बात करने के लिए बोल रहा है। तो सर जी हमको पता है कि मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है। सर मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, K इज इक्वल टू 1 अपॉन MPC। बोलो सर MPC होता है, नहीं 1 माइनस MPC होता है, वो तो MPS होता है, तो MPS डायरेक्टली लिखते हैं। MPC से रखा है तो 1 माइनस MPC कर दीजिए। बोलो बात समझ में आई, बिल्कुल सर बात समझ में आ गई। तो सिंपल है। तो आपको
निकालनी है वैल्यू 1/1 माइनस एमपीसी की, ठीक है। आप इसको थोड़ा काटिए, बीटिए, सोचिए कैसे होगा ये, सोचिए, सोच के देखिए कैसे होगा ये। हाँ जी, अरे सिंपल है सर, अगर ये एमपीसी की वैल्यू 0.8 है तो 1/1 माइनस 0.8 दैट इज 1/0.2। बोलो सर यस और नो। बिल्कुल सर यस है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/0.2 करके देख लो बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1/0.2 कर लो, वैसे मेरे हिसाब से 5 आना चाहिए, बट करके देख लीजिए। चलो मैं आपके सामने करके देख लेता हूं। तो 1/0.2 5, सबसे पहले तो ये निकल आ गया। हमसे क्या बोला था बेटा, निकालो क्या निकालो, मल्टीप्लायर निकालो। सबसे पहले हमने देखो मल्टीप्लायर निकल गया, के की वैल्यू तो तुरंत आ गई, गिर गई तुरंत हमारे कदमों में आ गई के की वैल्यू। गिरी नहीं गिरी, बिल्कुल गिर गई सर। अब यानी कि हम एमपीएस भी निकाल सकते हैं। एमपीसी हमें दिया हुआ है 0.8, तो एमपीएस भी निकल जाएगा। क्या निकलेगा सर, 1 माइनस एमपीसी, यानी कि 1 माइनस 0.8, यानी कि एमपीएस आ गया 0.2। एमपीएस भी हमारे हाथ में है, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, तो बोला क्या है कि टोटल इंक्रीज बेटा, इनकम नहीं, टोटल इंक्रीज इन इनकम, यानी कि हमको निकालना है चेंज इन इनकम और चेंज इन सेविंग। तो अब दिमाग लगाओ, अब सोचो ये कैसे निकल सकता है। इन्वेस्टमेंट हो गया, मल्टीप्लायर हो गया, एमपीएस निकल आया है। अब सोचो कैसे निकल सकता है सर, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा। इसके लिए मल्टीप्लायर के दूसरा कुछ फॉर्मूला बताया था क्या आपने? दूसरा फॉर्मूला भी पुट करके देख सकते हैं, कुछ है क्या इसका, कुछ है, आपने कुछ बताया था क्या, कैसे सॉल्व होता है सर ये देखिए, चेंज इन इनकम निकालना था सर, चेंज इन इन्वेस्टमेंट दे रखा है सर, मल्टीप्लायर की वैल्यू भी दे रखी है, चेंज इन इनकम तो तुरंत निकल आएगा। चलिए करके देख लेते हैं, के इज इक्वल टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, करके देख लेते हैं भाई, क्या पता निकल आए, सॉल्यूशन हमारे हाथ में आ जाए। हमको निकालना है चेंज इन इनकम। तो क्या बोला जा रहा है सर, के, चलो यहां निकल लेते हैं, के इज इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। के हमको वैल्यू दे रखी है 5, चेंज इन इनकम निकालना है वाई लिख दीजिए, इन्वेस्टमेंट में चेंज दे रखा है कितना, 400 करोड़। सर निकल आएगा क्या, बिल्कुल निकल आएगा। चेंज इन इनकम इज इक्वल टू 400 इंटू 5, तो 5 4 जा 20, ये सर आ गया 2000। बोलो सर आ गया क्या, बिल्कुल आ गया, वाई निकल आया, हमारी इनकम भी निकल आई। अब सर सेविंग कैसे निकलेगी, सेविंग 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 सेविंग, सर सेविंग कैसे निकलेगी, हमारा इनकम निकल आया, इन्वेस्टमेंट है, मल्टीप्लायर है। अब सेविंग की बात सर कहां हो रही है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, एमपीएस भी दे रखा है सर, बताइए कैसे निकलेगी, एमपीएस है। अच्छा, एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, एमपीएस दे रखा है ना, एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, एमपीएस इज इक्वल टू, देखना चाहोगे, देखना चाहोगे, चलो दिखा देते हैं आपको, क्या पढ़ाया था आपको, कुछ भी भूलो मत, इसलिए बार बार चीजें आपको दिखा दे रहा हूं। एमपीएस आपने क्या पढ़ा था, एमपीएस कहां चला गया भैया, ये देखो, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम पढ़ा था सर हमने, वापस से क्वेश्चन पे आइए। इस तरीके से बेटा आपको फॉर्मूलों का थोड़ा ख्याल करना पड़ेगा। तो चेंज इन सेविंग था सर और चेंज इन इनकम थी। हमको पता है कि एमपीएस हमारा कितना है सर, 0.2 है, बिल्कुल। चेंज इन सेविंग सर हमको निकालना है, और सर चेंज इन इनकम भी हमको दे रखा है कितना, 2000। सर क्या ये निकल जाएगा, अरे 100% निकलेगा। चेंज इन सेविंग निकालना है तो एक काम करो, 2000 को 0.2 से बच्चों इंटू कर दो, करके देख लो भैया क्या आ रहा है। तो 2000 को 0.2 से इंटू कर दो, आ गया 400। बोलो यस और नो, गलत आ रहा है सही आ रहा है बेटा, बिल्कुल 100% गलत, सॉरी सही है ना, बिल्कुल 100% गलत है ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही है। तो आप समझ रहे हो बेटा, ऐसे क्वेश्चन कॉपी में आएंगे, सॉरी पेपर में आएंगे, आपको सॉल्व कैसे करना है ना, मैं आपको अप्रोच सिखाता हूं। देखो कई बार होता है, मैं जितने भी क्वेश्चन करा दूं बेटा ना, जब तक अप्रोच नहीं आएगी ना बेटा, एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर सकते। वैसे मैं एमसीक्यू के सीरीज लाऊंगा आपके लिए, वहां पे आप पढ़ना, बट अप्रोच क्या होनी चाहिए, अप्रोच ये होनी चाहिए कि भैया देखो मेरे पास क्या है, मैं उससे क्या निकालूंगा। जैसे सबसे पहले आपको बोला गया इनकम और सेविंग निकालो, भैया इनकम और सेविंग निकालना है, लेकिन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फर्जी में थोड़ा दे रखा है, एमपीएस फर्जी में थोड़ा दे रखा है, तो भैया सबसे पहले तो आपको के की वैल्यू निकालनी थी। अब देखिए कैसे के की वैल्यू से अपन और एमपीएस की वैल्यू से अपन चेंज इन वाई निकालते हैं, और कैसे एमपीएस की वैल्यू डाल के चेंज इन एस निकाल लेते हैं। कुछ इस तरीके से आपको सारी डेरिवेशंस का काम इस्तेमाल में लेना पड़ेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे सॉल्यूशन भी आपके सामने, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने आपको बोला, पहले 0.2 आया, फिर 2000 आया, फिर 400 आया।
ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय 400 करोड़। अच्छा, तो अगेन चेंज इन इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 400 करोड़, लीड्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम। अच्छा, चेंज इन इनकम भी आपको दे रखा है कितना, 1600 करोड़। अच्छा, एमपीएस एमपीसी बोला जा रहा है, निकालो। सर ये कैसे कैसे क्वेश्चन आपने हमको दे रखे हैं, निकल जाएगा क्या एमपीसी? निकल जाएगा क्या? 100% निकलेगा। देखिए मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या बताया आपको, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है? एक तो है सर 1/1 माइनस एमपीसी, फिर एक है 1 एमपीएस, और एक आपने बताया चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ये भी आपने बताया। तो चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट आपको पता है, इनकम में चेंज है मेरे प्यारे बच्चों 1600 करोड़, इन्वेस्टमेंट में चेंज है 400 करोड़, है ना? तो ये आ गया 400। बोलो, बात समझ में आई? अरे 400 कह रहा हूं यार, ओ भाई, तो जो 2 जीरो से 2 जीरो काट लो यार, 400 नहीं 4। ठीक है, के की वैल्यू निकल आई सर, 4 निकल आई। क्या बोला जा रहा है सर? हमसे बोला जा रहा है एमपीसी निकालिए। सर एमपीसी ये कैसे निकलेगा? अरे बड़ा सिंपल है यार, हमको पता है कि के की वैल्यू होती है, हमको पता है कि के की वैल्यू होती है 1/1 माइनस एमपीसी। तो 1/1 माइनस एमपीसी, 1 माइनस एमपीसी निकालना है, और के की वैल्यू बेटा 4 है। अब निकाल लो आराम से बैठ के, है ना? पूरा डेरिवेशन का खेल तुम्हारा है, निकालो बैठ के आराम से, कोई दिक्कत वाला काम थोड़ा ना है इसमें। ठीक है, ओके सर। तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा? इसका आंसर आ जाएगा 0.75। आप कैलकुलेट करके आराम से देख लो, 0.75 इसका आंसर आ जाएगा आपका। देखिए सॉल्यूशन, जी हाँ, देखिए सॉल्यूशन में यहाँ यही है कि भाई के की वैल्यू है k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, तो इसको डिराइव कर लो, 4 इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, है ना? और कैलकुलेट करने के बाद 0.75, जहां पे मैंने आपको बताया था, इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय 600 करोड़। अच्छा, फिर से आपको इन्वेस्टमेंट दे रखा है 600 करोड़ का, दोनों फॉर्मूले आपको यूज करने सिखा दिए मैंने। एमपीसी दे रखा है, अच्छा एमपीसी दे रखा है 0.6, इंक्रीज इन इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो यानी कि आपको इंक्रीज इन इनकम निकालनी है, और क्या निकालना, सॉरी, इंक्रीज इन इनकम निकालनी है, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है। ओहो हो, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा बेटा, के की वैल्यू निकालनी होगी। तो के की वैल्यू होती है 1/1 माइनस एमपीसी, 1/1 माइनस 0.6, 1/1 माइनस 0.6, इसका मतलब क्या हो जाएगा 0.4 के की वैल्यू। तो के की वैल्यू, के की वैल्यू, के की वैल्यू, ठीक है, सॉरी यहाँ तो के लिखा हुआ था, हाँ। तो के की वैल्यू हो जाएगी 1/0.4, ये हो गया आपका बेटा 2.5। बोलो, बात समझ में आई? तो सबसे पहले आपका जो के की वैल्यू निकलेगी, है ना, 1/0.4, बिल्कुल सर, वो निकल जाएगी सर 2.5। कोई दिक्कत वाली बात सर जी नहीं है। अब हमें के का दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या है सर दूसरा फॉर्मूला? के इज इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। हमें पता है कि के की वैल्यू है 2.5, इनकम हमें निकालनी है, इनकम का इनकम लिख दीजिए, इन्वेस्टमेंट हो गई बच्चों आपकी 600, तो इनकम इज इक्वल टू 600 इंटू 2.5, तो इनकम निकल आएगी सर 600 इंटू 2.5, 1500 करोड़। खैर करोड़ नहीं लिख रहे, 1500 लिख दे रहे हैं। अब बोला है भैया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालो, बड़ा टेढ़ा सवाल है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालने के लिए बोला है। सर अब ये कैसे निकलेगा? तो सर हमको एक बात और पता है, हमको एक बात और पता है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होता है ना, इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैसे निकाला जा सकता है? इंक्रीज है, इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, चेंज इन सी। हमको ये पता है सर कि अगर हम चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई करते हैं तो हमारा एमपीसी निकलता है 100%। सर एमपीसी दे रखा, अभी एमपीसी इधर लिखो कोई मतलब नहीं है। 0.6 इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम निकालिए 1500 करोड़। तो अगेन सर चेंज इन कंजम्पशन इज इक्वल टू 1500 इंटू अगर 0.6 कर दिया जाएगा तो क्या हमारा आंसर निकलेगा? बच्चों मेरे हिसाब से तो यार निकल जाना चाहिए 1500 इंटू 0.6, ठीक है। तो 1500 इंटू
0.6, हाँ निकल गया ना 900 करोड़, लो हो गया। तो देखिए फिर से तीनों चीजें निकाल दी हमने, कोई टेंशन नहीं हमें। हम ऐसे 1000 क्वेश्चन कर सकते हैं बेटा, ठीक है। आप देख लो 900 करोड़ और 1500 करोड़ आंसर भी आपको, सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको पीडीएफ में। चलो जी, अब सर हम लोग कहां पे आएंगे बच्चों? अब हम लोग आएंगे जो इक्विलिब्रियम होता है ना आपका, 2 सेक्टर मॉडल से आगे बढ़ेंगे और बच्चों हम लोग 3 सेक्टर मॉडल पे आएंगे। जब हम लोग 3 सेक्टर मॉडल पे पहुंचेंगे तो हम देखेंगे कि हमें यहां पे गवर्नमेंट का इनरोलमेंट भी नजर आ रहा है। वैसे मैं 3 सेक्टर मॉडल आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, बट मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं क्योंकि यहां पे मेरा फर्ज बनता है। फिलहाल आप सिर्फ इतना समझना अपने न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहां पे जो आपका एग्रीगेट डिमांड या आप कह सकते हो इनकम है, तो C प्लस आई प्लस जी हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि A प्लस बी वाई, ठीक है, प्लस आई प्लस जी, तो ऐसा भी कह सकते हो एग्रीगेट डिमांड। तो ये आपका डेरिवेशन है। फिलहाल गवर्नमेंट काम क्या करती है इतना समझिएगा। देखिए गवर्नमेंट जो होती है ना वो बहुत ही होती है चालाक, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत कुछ करती है। बिजनेस गवर्नमेंट को क्या देते हैं बच्चों? टैक्सेस देते हैं, देखिए टैक्स लिखा हुआ है। गवर्नमेंट बिजनेस को क्या देती है बच्चों? सब्सिडी देती है। गवर्नमेंट जो होती है वो हाउस होल्ड को क्या देती है बच्चों? ट्रांसफर पेमेंट देती है। और हाउस होल्ड भी हम जैसे आम आदमी भी क्या दे रहे हैं बेटा? टैक्स दे रहे हैं। जीएसटी वेस्टी दे रहे नहीं दे रहे? जीएसटी दे रहे हो नहीं दे रहे हो? बिल्कुल सर दे रहे हैं। तो हम लोग जीएसटी वगैरह देते हैं सरकार को, दे दिया जीएसटी, हो गया, खुश हो गए। अच्छा, और गवर्नमेंट क्या क्या करती है? कुछ नहीं, हमसे टैक्स लेती है। फिलहाल हमें टैक्स का यहां से मतलब है, बाकी प्रोडक्ट मार्केट में गवर्नमेंट और भी बहुत कुछ करती है ना। जैसे गवर्नमेंट भी प्रोडक्ट मार्केट से सामान खरीदती है, तो वो सब यहाँ पे मेंशन्ड है, बट कोई नहीं, चलो छाप कर लो। मतलब गवर्नमेंट का भी खर्चा कुल मिला के भैया जोड़ लो, और कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। गवर्नमेंट का खर्चा जोड़ लो, बाकी ये सब आपको मैं पढ़ा चुका हूं बेटा। जो आपका वन शॉट नंबर 1 है ना, ये सारी चीजें वहां पे मैंने कवर की हैं। तो जो वन शॉट नंबर 1 है नेशनल इनकम का, ये सारी चीजें यहां पे हम लोगों ने कवर कर रखी हैं। फिलहाल आपको फिर भी देखना समझना, कोई टेंशन नहीं, मैं दोबारा से बता देता हूं। ये देखिए प्रोडक्ट मार्केट है ना बेटा, बिजनेस क्या करते हैं? प्रोडक्ट मार्केट में अपने गुड्स एंड सर्विसेज को। प्रोडक्ट मार्केट समझते हो? अरे तुम्हारा प्रोडक्ट मार्केट घर के अगल बगल जो बाजार लगता है वहीं पे तो जाते हैं ना सामान खरीदने। तो बिजनेस क्या करता है? प्रोडक्ट मार्केट में गुड्स और सर्विसेज ले जाता है, और हाउस होल्ड क्या करता है? उसको खरीदता है। ये देखिए, खरीद लिया। अच्छा सर और बताइए? कुछ नहीं, बदले में हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर मार्केट में जाके पैसा खर्च करता है, और वही पैसा सर मिल जाता है फर्म सेक्टर को। देखिए आ गया है ना, दो तरफा काम चल रहा है। अच्छा, प्रोडक्ट मार्केट में ये जो बिजनेस होता है ये इन्वेस्टमेंट भी करता है, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वहां फिर आगे वही, ये देखिए गुड्स एंड सर्विसेज का जो पैसा होगा वो क्या होगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ना। ये देखिए कहां लिखा हुआ है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मैंने लिखा है क्या? ये देखो सी, बोलो यस और नो। ये देखो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये देखो जो बिजनेस कर रहे हैं प्रोडक्ट मार्केट में, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और बच्चों जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है तो वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये देखो जी, बोलो जी डन, बोलो सर डन, डन डन डन। तो हो गया गवर्नमेंट का काम। फाइनेंशियल मार्केट देखना चाहते हो? फाइनेंशियल मार्केट देख लो, कैसे क्या निकलेगा। देखो फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट लेती है बिजनेस, हाउस होल्ड डालता है अपना पैसा। देखो हम जैसे आम आदमी, हमारे तुम्हारे जैसे लोग बच्चों क्या करते हैं? हमारे तुम्हारे जैसे आम आदमी सेविंग ही तो करते हैं, और वही पैसा जो हम सेव करते हैं वही इन्वेस्टमेंट के तौर पे बिजनेसेस में चला जाता है। गवर्नमेंट भी क्या करती है बेटा? फाइनेंशियल मार्केट से बोरोइंग लेती है। और रही बात फैक्टर मार्केट की, तो फैक्टर मार्केट के बारे में तो आप जानते ही हो। अरे वही जहां पे फैक्टर सर्विसेज दी जाती है फैक्टर पेमेंट के बदले में। तो देखो भैया, हाउस होल्ड सेक्टर जो है ना वो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। वही फैक्टर सर्विसेज फैक्टर मार्केट से निकल के बिजनेस में पहुंचती है। उसके बाद फैक्टर मार्केट से बिजनेस देता है फैक्टर पेमेंट, और वही पेमेंट हमारे जैसे आम आदमियों की इनकम होती है, जिसे हम लोग कहते हैं पर्सनल इनकम। ये देखिए पर्सनल इनकम। हाँ चलो भाई, तो ये सब क्या है? इसको बाद में देखेंगे ना। 3 सेक्टर मॉडल का डिटर्मिनेशन इक्विलिब्रियम का, इसको बाद में देख लेंगे, या देख लें या देख लें या देख लें, देख लो कोई दिक्कत नहीं, देख लो। तो भैया ये इनकम है, ये अगेन आपकी लाइन कई बार बता चुका हूं। तो ये आपकी 45 डिग्री की लाइन है, y इक्वल टू सी प्लस एस प्लस टी, बिल्कुल। ये आपका है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। जब ऑटोनॉमस कंजम्पशन इतना होगा तो डिससेविंग भी होगी। खैर डिससेविंग को नीचे तक नहीं दिखाया है, तो ये आपकी सेविंग हो गई, ये आपकी सेविंग हो गई सी प्लस टी। अच्छा जी, अब देखिए ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का खर्चा
और समझिएगा, यहां पे दो टॉपिक और है बच्चों। नंबर 1 लीकेज, नंबर 2 इंजेक्शन। लीकेज इंजेक्शन देखते हैं, हमने कहीं समझाया हो आपको तो सर लीकेज इंजेक्शन की तो कोई बातचीत इंडस्ट्री के लोगों में हुई नहीं है। हाँ जी चलो, हाँ ये है लीकेज इंजेक्शन, ये देख लेंगे। अभी इस ग्राफ में बताओ लीकेज इंजेक्शन पे आओ। देखो भैया, व्हाट इज लीकेज और व्हाट इज इंजेक्शन। देखो बच्चों, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी आपने पढ़ा ना, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी, पैसा वही होता है जो प्रोडक्शन इनकम एक्सपेंडिचर फेस में रहता है। तो लीकेज क्या होता है बेटा, जब उस सर्कुलर फ्लो से पैसा निकल जाता है। पैसा निकलेगा कैसे बेटा, अगर मैं सेविंग कर लूंगा, है ना, अगर मैं टैक्सेस पे कर दूंगा, और अगर मैं इंपोर्ट कर लूंगा। समझना, जब मैं सेविंग करूंगा क्या मेरे देश में पैसा बचेगा? नहीं, वो तो मेरे बैंक के खाते में चला जाएगा, सर्कुलर फ्लो में तो रहेगा नहीं। जब मैं टैक्स पे करूंगा क्या वो सर्कुलर फ्लो में रहेगा? नहीं। जब मैं इंपोर्ट करूंगा मेरे देश का पैसा, जब मैं इंपोर्ट करूंगा ये पेन, तो पैसा भेजूंगा अमेरिका, मान लो अमेरिका से पेन मंगाया है तो अमेरिका पैसा चला जाएगा सर, वो देश में तो रहा नहीं। तो ये सारे क्या हो गए सर मेरे, ये हो गए सर मेरे लीकेज, मतलब मेरे इकोनॉमी से पैसा निकल गया सर जी। इसी का उल्टा देखिए, जब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मेरे देश की इकोनॉमी में पैसा जाएगा, बिल्कुल जाएगा। जब मैं गवर्नमेंट खर्चा करेगी तो भी मेरे देश की इकोनॉमी में पैसा जाएगा। और जब मैं एक्सपोर्ट करूंगा, सामान बाहर भेजूंगा, ये पेन अमेरिका भेजूंगा, तो पैसा देश में आएगा। तो बच्चों ये सारे क्या होते हैं? इंजेक्शन। इंजेक्शन। तो एक बात मोटी मोटी समझ में आई कि गवर्नमेंट जो खर्चा करती है और जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हमारे लिए इंजेक्शन है, और जो हम सेविंग करते हैं वो हमारे लिए लीकेज है। एक्सपोर्ट हमारे लिए इंजेक्शन है, इंपोर्ट हमारे लिए लीकेज है। ये बातें हमको समझ में आ चुकी, ठीक है। लीकेज इंजेक्शन का बिल्कुल कहानी क्लियर है। तो देखो जी, ये है लीकेज और इंजेक्शन। क्या बोला? इन्वेस्टमेंट क्या है? लीकेज है। और सॉरी, इन्वेस्टमेंट क्या है? इंजेक्शन है। गवर्नमेंट का खर्चा इंजेक्शन है। तो ये देखिए, दोनों चीजें आपको इंजेक्शन बोली गई। ये देखिए इंजेक्शन, इंजेक्शन आई प्लस जी, इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट का खर्चा आपका इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ये वाली जो लाइन जा रही है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे हमने सेविंग भी की और टैक्स भी पे किया। ये क्या है? ये लीकेज है, माने इकोनॉमी से पैसा निकल गया। ये देखिए यहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि सेविंग प्लस टैक्सेस इज इक्वल टू, सेविंग्स प्लस टैक्सेस इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट का खर्चा। तो जब मैं इसको यहां से आगे बढ़ाता हूं सर जी, ये देखिए, जब मैं इसको यहां पे आगे बढ़ाता हूं तो यही मेरी एक्चुअल इनकम निकलती है, जहां पे कंजम्पशन प्लस सेविंग प्लस टी जुड़ जाता है। तो 3 सेक्टर मॉडल में टी मतलब सर टैक्सेस, 3 सेक्टर मॉडल में टैक्सेस ही तो हैं जो जुड़ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर आ गई है। सिंपल सी बात है। और सर एक चीज और इसमें आपको बताऊंगा, जो ये वाली चीज है ना, जो ये वाला गैप आ रहा है सी प्लस आई में, देखिए ये तो सी था भाई, देखो ये तो सी था, है ना। तो ये क्या है सर, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो ये सी प्लस आई हो जाएगा। तो इतना क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट। तो सर ये क्या हुआ? सर यहां पे टैक्स भी जुड़ गया। सर टैक्स के जुड़ने की वजह से यहां पे जो आ रहा है, ये आ रहा है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। बोलो सर यस और नो? बिल्कुल सर यस है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ओके की रिपोर्ट है। तो ये है बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम अंडर द 3 सेक्टर मॉडल। डन डनाडन डन सर। तो आगे बढ़ा जाए। चलिए एक बार आपको मैं 4 सेक्टर वाला खेल भी समझा दूं। 4 सेक्टर वाले में भी कुछ है नहीं। चलो अच्छा एक काम करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और नंबर 1 पे आते हैं बेटा, द गवर्नमेंट सेक्टर एंड इनकम डिटर्मिनेशन। ठीक है, इनकम डिटर्मिनेशन विद लमसम टैक्स। विद लमसम टैक्स यानी कि सरकार एक बार में सारा क्या कर रही है? टैक्स ले रही है। गवर्नमेंट इंपोजेस अ लमसम टैक्स, दैट इज टैक्सेस डू नॉट डिपेंड ऑन इनकम। यानी कि ये उस टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं बेटा जो इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, आप दोगे ही दोगे। ठीक है, आप दोगे ही दोगे। अच्छा, माना यह जाता है कि बच्चों यहां पे कोई ट्रांसफर पेमेंट नहीं हो रही है ना सर। ट्रांसफर पेमेंट वन शॉट वन में बताया था, सेक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम जो बैठे बैठे मिल जाती है ना, जैसे पेंशन बैठे बैठे, ओल्ड एज पेंशन बैठे बैठे मिल रही है। पेंशन तो काम करने पे ही मिलती है, मतलब काम करा बहुत साल तक सरकार के लिए, फिर बूढ़े हो गए तो सरकार पेंशन दे रही है, ओल्ड एज की वजह से पेंशन मिल रही है, तो ट्रांसफर इनकम। तो जो डिस्पोजेबल इनकम होती है ना, इसमें से भी माइनस करते हैं, है ना।
द फंक्शन इज डिफाइंड एज, क्या बोला जा रहा है देखिए। अब इसमें अगर फंक्शन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए कंजम्पशन जो है आपका वो ए प्लस ए का मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन, बी का मतलब एमपीसी, वाई और डी का मतलब डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, एक चीज और, जो आपका वाई और डी है ना, ये जो वाई और डी है इसको कैसे निकाला जाएगा सर, डिस्पोजेबल इनकम को कैसे निकाला जाएगा, जब हम बेटा डिस्पोजेबल इनकम में से टैक्स माइनस कर देंगे तो वो हमारा निकल जाएगा। जहां पे टैक्स क्या है बेटा, टैक्स का मतलब टैक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, जहां पे टैक्स क्या है मतलब टैक्स है। सर इसके आगे ये तो हो गया कंजम्पशन, ये तो हो गया कंजम्पशन, प्लस सर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्लस सर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो पूरा क्या बना कि ए प्लस बी और प्लस सर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस सर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। बोलिए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हो, बस कुछ भी चेंज नहीं है, एक जी ऐड हुआ और जी के ऐड होने से टैक्स माइनस करना है, दैट्स ऑल। आगे देखिए, क्वेश्चन करा देंगे और आगे देखिए क्वेश्चन सब हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। इनकम डिटर्मिनेशन विद लमसम टैक्स एंड ट्रांसफर पेमेंट। अब ट्रांसफर पेमेंट भी बीच में आ गई, क्या पढ़ा था, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई डी, यही पढ़ा था, प्लस आई प्लस जी। ठीक है, जिसमें से कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट का खर्चा। अब बोला क्या जा रहा है कि ट्रांसफर, अच्छा मैंने शायद बोला था ट्रांसफर पेमेंट जो है माइनस कर देंगे, बट ट्रांसफर पेमेंट प्लस करते हैं। कैसे देखिएगा, ये मेरा कंजम्पशन है, ओके, कैसे आपको डिराइव कैसे करना है, बाकी आपको क्वेश्चन करके दिखा दूंगा एक दो, आप समझ जाओगे कैसे होते हैं। डिराइव कैसे करना है ये देखिए, क्वेश्चन में जिसकी जिसकी वैल्यू दे रखी हो, तो आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस आपका एमपीसी प्लस जो आपकी इनकम है, ठीक है, प्लस जो आपकी इनकम है। अब इनकम कैसे निकलेगी, इनकम आपकी जो वाईडी वाली है वो कैसे निकलेगी देखिएगा, ये निकलेगी आपकी वाई माइनस टी, यानी कि इनकम में से टैक्स माइनस कर दो, और ट्रांसफर पेमेंट जो है वो आपको जो मिली है वो ऐड कर दीजिए। उसके बाद फिर से वही कहानी शुरू हो जाएगी, आई प्लस जी। ठीक है, ये लो आप देख सकते हो वही जो चीजें मैंने लिखी है, ए प्लस बी वाई माइनस टी प्लस टी आर प्लस आई जी, थोड़ा और इलेबरेट कर लिया, ए प्लस बी वाई। अब ये पूरा आपको मतलब इलेबरेट करके दिखा रहे हैं, ये तो आप क्वेश्चन में ही कर लोगे, है ना, इतना छोड़ो, इतनी की बात समझो, ये तो क्वेश्चन में हो जाएगा, जब वैल्यू पुट करेंगे तो प्लस माइनस अपने आप आ जाएगा। ये आपको बता रहे हैं कि आप पहले प्लस करो, क्या आप माइनस करो, तो ये हमको सिखा रहे हैं ना कि प्लस माइनस कैसे करके आंसर निकलेगा, हम कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और बस यही सीख रहे हैं और क्या, है ना। और देख लीजिए, इनकम डिटर्मिनेशन विद टैक्स एज अ फंक्शन ऑफ इनकम। तब क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे टैक्स क्या ले लो, यहाँ पे द टैक्स सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोथ लमसम एंड प्रोपोर्शनल टैक्सेस। ये वैसे उतना लंबा क्वेश्चन में आता नहीं है, फिर भी टैक्स फंक्शन को आपको टैक्स प्लस टी वाई बता रहे हैं, है ना। तो दोनों तरीके के टैक्स यहाँ पे माइनस कर दो, एक वो जो प्रोपोर्शनल टैक्सेस है, एक वो जो आपके लमसम टैक्सेस है, दोनों टैक्सेस को ऐड करके जो इनकम निकलेगी बस वही बोला जा रहा है और कुछ भी नहीं बोला जा रहा है। तो फिलहाल ये दो तरीके के मेजर थे, नंबर एक जहां पे ट्रांसफर पेमेंट नहीं है, नंबर दो जहां पे ट्रांसफर पेमेंट है। ट्रांसफर पेमेंट नहीं है तो ट्रांसफर पेमेंट को जीरो मानो, ट्रांसफर पेमेंट है तो ट्रांसफर पेमेंट को ऐड कर दो, इनकम में टैक्स माइनस कर दो, तो ए प्लस बी वाई डी प्लस आई प्लस जी, खत्म कहानी, 3 सेक्टर मॉडल डन। ठीक है सर, इतना सब कुछ आपने बता दिया है तो एक काम करिए, क्वेश्चन भी लगवा दीजिए, 100% लगवाएंगे। तो क्वेश्चन जो आपके लिए पेशे खिदमत है मेरी तरफ से वो है क्वेश्चन नंबर 13। सर ये सारे क्वेश्चन हैं कहां के बच्चों, ये सारे क्वेश्चन आपके मॉड्यूल के सवाल हैं, आप इनको मॉड्यूल से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बाकी मैं प्रैक्टिस करवा ही दे रहा हूं, कोई टेंशन आपको आएगी नहीं। और जब आप मॉड्यूल उठा के देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा सर ये हो क्या रहा है, ठीक है ना, बट है ना, बट इतना भी कठिन नहीं है, क्योंकि मॉड्यूल में अलग तरीके से इलैबोरेट किया गया, बहुत लंबा चौड़ा तरीके से, कोई नहीं, टेंशन नहीं लेने का। बोला जा रहा है कि भाई देखो पूरा डेरिवेशन आपको दे रखा है, c इज इक्वल टू 10, 10 क्या है बेटा आपका a, तो प्लस 0.75 यानी कि ये एमपीसी है, वाई डी प्लस आई है 50। ठीक है, एक काम करते हैं पहले पूरा फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, छोड़ो, तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, जहां पे सी की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी वाई डी प्लस आई प्लस जी। अब देखिए क्या क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है। देखिए ए की वैल्यू 10 प्लस
बी की वैल्यू 0.75 वाई डी कैसे निकलेगा सर? जब हम टैक्स माइनस कर देंगे और ट्रांसफर इनकम है नहीं, ठीक है बच्चों। तो 0.75 हो गया प्लस इनकम कुछ मत करो, है ना, y माइनस टैक्स कर दो 20, ठीक है, प्लस इन्वेस्टमेंट वेयर c इज इक्वल टू कंजम्पशन, ओके, i इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है, i तो i 50 दे रखा है, ओके, और g क्या दे रखा है? g भी आपको 20 ही दे रखा है। y इज डिस्पोजेबल इनकम, g इज गवर्नमेंट, t इज टैक्स, ओके, हो गया भैया। क्या बोला जा रहा है? नेशनल इनकम निकालो। इससे बड़ी इक्वेशन नहीं बना सकते, बिल्कुल। नेशनल इनकम निकालो, मल्टीप्लायर का साइज निकालो। मल्टीप्लायर वगैरह बाद में देखेंगे, पहले नेशनल इनकम की बात करेंगे। आप लोग अब इस इक्वेशन को क्या करना है? आपको कैलकुलेट कर लेना है, कोई दिक्कत वाली बात आपके अंदर आएगी नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे कि AD इज इक्वल टू 10 प्लस 0.75। अब देखिए, एक वाई में से 20 वाई चला गया तो कितना बचा बेटा आपका? 15 वाई, है ना, प्लस 50 और 20 कितना हो गया? 70। थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करते चलेंगे, सिंप्लीफाई करते हुए चलिए, है ना। ओके सर, ये हो गया। तो ठीक है, डन हो गया। अच्छा, -20 था, माइनस प्लस माइनस, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 15 माइनस 15 वाई, ठीक है। तो अब सर इसको और सिंपल कर लो, 10.0.75 प्लस माइनस माइनस 15 वाई प्लस 70। हुआ सर काम? अब आगे देखिए कैसे आप कर सकते हो इसको। अब आगे की कैलकुलेशन आप कर लो घर पे बैठ के, ठीक है, कर सकते हो। सिंपल है कि आप एक काम करो, y को इधर ले आओ, y माइनस 0.75 कर लो, ठीक है। अब ये y का खेल खत्म, 0.75 का खेल खत्म। अब 10 बचा है, माइनस 15 बचा है और 70 बचा है। 10 बचा है, माइनस 15 बचा है और 70 बचा है। तो एक काम करो, 70 और 10 80, 80 में से 15 घटा दो। देखो 70 तुमने ऐड किया, 10 ऐड किया, 80 में से 15 घटा दो, -65, -65। कुछ गलत कह रहा हूं क्या? है ना, और सॉरी, मतलब माइनस कर दिया तो आंसर आ रहा है 65। कुछ गलत हो रहा है क्या सर? कुछ गलत नहीं हो रहा है। तो अब एक वाई में से 0.75 गया, कितना बचा? 0.25, है ना, 0.25 वाई इज इक्वल टू 65। इसका मतलब सर वाई का वैल्यू क्या हो जाएगी? 65 अपॉन, थोड़ा सा यहां घिचमिच हो रहा है, इधर कर देते हैं। इसका मतलब सर वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 65 अपॉन 0.25, 100%। आंसर निकल आएगा। आंसर तो निकाल लो यार, डिवाइड करके, वो भी कर दें, चलो वो भी कर देते हैं। 65 अपॉन 0.25, ये बेटा आ गया आपका 260। बोलो, नेशनल इनकम निकला बेटा 260, निकल गया सर। और क्या आपसे बोल रहा है? साइज ऑफ मल्टीप्लायर बोल रहा है, साइज ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का साइज कैसे निकलेगा? देखो बच्चों, हमारे पास 0.75 था, 0.75 क्या था? एमपीसी था, और मल्टीप्लायर का वैल्यू निकालना है। तो हमको पता है सर कि के की वैल्यू कैसे निकल सकती है। थोड़ा पेन वेन चेंज कर देते हैं तुम्हारे लिए, पेन चेंज कर देते हैं। चलो, के की वैल्यू कैसे निकलती है हमको पता है सर, 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, यानी कि 1 अपॉन 1 माइनस 0.75, 1 माइनस 0.75, यानी कि 1 अपॉन 1 माइनस 0.75, यानी कि 1 अपॉन 0.25 के और 1 अपॉन 0.25, ये बेटा हो गया 4। तो के की वैल्यू 4। बोलो यस और नो। सर ये तो बड़ा इजी था, इतना भी कठिन नहीं था। नहीं है उतना भी कठिन नहीं है जितना दिखता है ना। कोई दिक्कत परेशानी होगी क्या हमको? कुछ दिक्कत नहीं हुई, आराम से 13वां क्वेश्चन हो गया। अच्छा, यहां पे क्या बोला जा रहा है भैया? सपोज द स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ एन इकोनॉमी इज गिवन। अच्छा, इकोनॉमी का मॉडल गिनाओ, मतलब वही क्वेश्चन है, और कह रहे हैं कि भैया बताओ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अच्छा, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। हमको फॉर्मूला याद हो चुका है, अब हमको कुछ नहीं करना है। तो सी का मतलब होता है ए प्लस बी वाई, और वाई डी में से टैक्स माइनस कर देते हैं, हमको सर जी ये भी पता है, और इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट कर देते हैं। तो चलिए सर जी करना शुरू करते हैं।
देखो ए है 100 बिल्कुल, बी है 0.75 डन, वाई डी में से हमको टैक्स रखा है 100, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो प्लस वाई डी, तो हमको क्या करना होगा, इनकम में से 100 माइनस करना होगा, तो इनकम में से हमने 100 माइनस किया, आगे बढ़े। क्या ट्रांसफर पेमेंट दे रखी है, अच्छा ट्रांसफर पेमेंट भी दे रखी है 50 रुपए की, ओके, तो ये पूरा नहीं हुआ, 100 और 50 ऐड कर दीजिए, ये पूरा आपका डिस्पोजेबल इनकम निकला, ये हो गया सी, ये सी का काम हुआ, ठीक है ना, ये सी हो गया। अब आई देख लीजिए, कहीं दे रखा है क्वेश्चन में, ये देखो आई दे रखा है 200, तो 200 ऐड कर दो। गवर्नमेंट का खेल दे रखा है कुछ, हाँ देखो गवर्नमेंट इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 100, तो गवर्नमेंट का खेल 100, पूरी इक्वेशन बन गई तैयार, बिल्कुल सर बन के तैयार है, बाकी निकाल लो, जैसे भी निकाल के दिखाया वैसे निकालना है, कर लो आराम से, है ना, कोई टेंशन नहीं है। तो 100 200 300 400, तो सबसे पहले तो 400 हो गया प्लस 0.75 प्लस y माइनस 100 प्लस 50, तो भैया आप सॉल्व करो यार आराम से बैठ के, है ना, वन शॉट तो क्वेश्चन कराते कराते बहुत लंबा हो रहा है, तो आराम से बैठ के इसको सॉल्व करते रहो। मेरा काम देखो आधा हो चुका है, आधा तुम्हारा है, ठीक है ना, आधा तुम्हारा है, तो इसको ऐसे कर लो 0.75 y कर लो, और ऐसे कर लो, माइनस 100 है प्लस 50 का है, तो माइनस प्लस माइनस 50 कर दो, है ना, हाँ कैलकुलेट कर लो, तो ये ऐसे निकल आएगा, आपको इसको कैलकुलेट करना है, 0.75 इधर ले लो, माइनस 100 प्लस 50 इधर भेज दो, निकालो आंसर इक्वेशन कैसे, ये देखो टाइम बचाया जाए थोड़ा, कैसे हो रहा है ये देखिए, यहां तक तो हमने बिछा लिया, सब कुछ बिछाया था, नहीं बिछाया था, पर यहां तक तो आपने बिछा लिया था, कोई टेंशन नहीं है। आगे देखिए, इन्होंने 100 को क्या किया, ऐसे ही रहन दिया, कैलकुलेट करके दिखाते ना, देखो 100 ऐसे ही रहन दिया, 0.75 माइनस कर दिया 75, ओके जी, अच्छा एक एक करके इंटू कर रहे हैं, तो 0.75 y है ना इंटू 75, ओके, फिर 37.5, ओके, तो ये हो गया 200, ये हो गया 100, अच्छा समझ गए। उसके बाद 1450 इन्होंने कैलकुलेट किया, ऐसे भी निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो 1450 आपका आंसर आएगा, कैलकुलेट करके आप लोग आराम से बैठ के घर पे देख लीजिएगा। सर आगे बताइए, आगे का क्या खेल है बेटा, आगे 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 चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी की बात है, क्लोज्ड इकोनॉमी यानी कि आपकी गवर्नमेंट सेक्टर इसमें इंक्लूडेड है बेटा, क्लोज और ओपन से कोई मतलब नहीं है, जो आपको डाटा दे रखा है वो आपको निकालना है। अगेन इक्विलिब्रियम इनकम बोला है, मैं वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर बोला है, तो वही बेटा इक्वेशन डालने का ही सारा काम है, इक्वेशन डालने का और आगे का काम करने का। तो भैया एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, हमको पता है सी की वैल्यू देखिए क्या बोला जा रहा है आपको, ए प्लस बी वाई, डी वी सब माइनस करके निकाल लेंगे, आई प्लस जी। तो अब देखो डालते जाओ यार, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है 75, ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है बच्चों 0.5, ठीक है, और y में क्या बोला जा रहा है कि भाई y माइनस टी कितना है, टोटल टैक्स देखिए पता है आपको, बताया जा रहा है 25, अच्छा टैक्स को भी और डिराइव किया गया, ओहो ओहो मजा तो अब आएगी, 0.1 y, ओहो वाह, ये हुआ दिल जीतने वाला काम। और इन्वेस्टमेंट 80 और गवर्नमेंट आपका हो रहा है 100, तो बेटा अब ये बैठ के आराम से निकालते रहो, ठीक है, डेरिवेटिव पुट कर दिया, जो पूरा डेरिवेशन है वो भैया पुट कर दिया आपके लिए, आराम से दिल खोल के दिल लगी से कैलकुलेट करिए। इक्विलिब्रियम इनकम वैसे मैं आपको बताता हूं, एग्रीगेट डिमांड या जो भी आप इनकम को एग्रीगेट डिमांड को, जो आंसर इसका बनेगा वो आपका बनेगा, आप देख सकते हो पूरी कैलकुलेशन यहां पे, ये देखिए पूरी कैलकुलेशन आपके लिए 440.91, ठीक है 440.91, आपसे एमपी मल्टीप्लायर बोला जा रहा है, मल्टीप्लायर में दिखा देता हूं, 1 माइनस 1 माइनस एमपीसी, 1/1 माइनस एमपीसी कितना, एमपीसी कितना बेटा 0.5, ठीक है, तो 1/1 माइनस 0.5 यानी कि 0.5 के, तो k इज इक्वल टू, है ना, ये लीजिए 2, देखते हैं 2 आ रहा है क्या, ओहो ये क्या हो गया, अच्छा 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 अच्छा, इसको पूरा डेरिवेटिव डाल के कैलकुलेट किया गया, ओके 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 ओके, तो ये बेटा ये पूरा लिया गया y माइनस टी, वैसे 2 आता, बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रॉपर उसको क्या किया, देखिए 1 माइनस बी ही नहीं लिया है,
फिर उसको प्रॉपर वन माइनस टी और जो पूरा कैलकुलेशन थी वो करके दिखा के आंसर देखिए क्या निकल रहा है, 1.82 निकल रहा है। तो इस तरीके से बच्चों आपको काम करना है। फिलहाल आपको आई गेस एग्रीगेट डिमांड या इनकम निकालना आ चुका है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, मैं बार बार भैया यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड लिख रहा हूं, आप इसको इनकम भी लिख सकते हो बेटा, कोई टेंशन मत लेना, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड लिखो, कोई इशू नहीं है। तो अब आता है सर 4 सेक्टर मॉडल बता चुका हूं बच्चों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सारा खेल देख चुका हूं। यहां पे एक चीज और देखिए, इतना तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया था ना, प्रोडक्ट मार्केट तक बेटा मत पूछना कुछ भी, क्योंकि प्रोडक्ट मार्केट तक सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब बस यही बचा है मेरे प्यारे बच्चों कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बचा हुआ है, और यही आपका एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है, या आपका नेट एक्सपोर्ट होता है बच्चों, जो कुछ भी बोलो। हाउस होल्ड क्या करते हैं बेटा, पैसा देते हैं, सामान मंगाते हैं, इंपोर्ट। पहननी है रोलेक्स की घड़ी, ये तो नहीं है, रोलेक्स की घड़ी पहननी है, आ रहा है माल तो सामान बाहर जा रहा है। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या करता है बेटा, यहां पे सामान आपको भेजता है। बोलो यस और नो। और अगर आप देखेंगे तो भाई ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता रहता है, इसी को आप लोग थोड़ा घटाइए बढ़ाइए माइनस कर दीजिए। तो 4 सेक्टर इकोनॉमी बेटा कैसे निकलेगा काम, 4 सेक्टर इकोनॉमी में बच्चों ऐसे निकलेगा। ये देखिए क्या बोला जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है कि बस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर दीजिए, काम खत्म। C प्लस I प्लस G वैसे की वैसे ही रहेगा, जितनी भी वैल्यू आपको दे दे काम आपका यही होना है। सर एक बार डाल के दिखाइए चार्ट में, ये देखिए C प्लस S प्लस T यानी कि कंजम्पशन सेविंग टैक्स, और ये आपका है बेटा कंजम्पशन प्लस I प्लस G प्लस एक्स माइनस M, यानी कि ये जो लाइन है आपकी Y की लाइन है। तो बस हो गया, क्या बोला, कुछ नहीं बोला, ये आपकी Y की लाइन है ना, ये मैंने X लिख दिया क्या, ये आपकी इनकम की लाइन है, और क्या ही बोलेगा। और सेविंग पता आपको नीचे से उतरती है, तो जहां पे ये पॉइंट मीटअप हो रहा है, ये वाला पॉइंट, इसको थोड़ा उतारिए यहाँ पे, यही Y है और यही इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट यहाँ पे जोड़ दीजिए, कंजम्पशन आपको यहां से मिल जाएगा। ये देखिए हो गया भाई, इन्वेस्टमेंट ये है, ठीक है, आपका सेविंग वाला ये है, ठीक है, एक्सपोर्ट आपको ये मिल गया, ऊपर कंजम्पशन मिल गया, 4 सेक्टर इकोनॉमी में आपका काम हो गया। बोलो यस और नो। चलिए, तो इस तरीके से आपका 4 सेक्टर मॉडल वाला काम भी यहां पे हो जाएगा, डन। और बच्चों बस सिंपल है, C प्लस I प्लस G प्लस एक्स माइनस M। और बच्चों हम ये कह सकते हैं डंके की चोट पे कि हम लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चन यहां पे अटेम्प्ट कर लिए हैं। अब इस चैप्टर में अगर आप देखोगे, मॉड्यूल भी उठा के देख लो, तो आपको मॉड्यूल में भी यही मिलेगा कि भाई आपको बहुत सारे क्वेश्चंस है ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, है ना, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे। डेरिवेशन डालना आ गया तो बच्चों मेरे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। बाकी फॉर्मूलेज जो मैंने हैं वो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, है ना। डेरिवेशन डालना आ गया तो फॉर्मूले वाला खेल आ गया, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या बोलेंगे पता है, ये अभी आपको कहेंगे ना कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को भी हम डिराइव करेंगे प्रॉपर, ठीक है। तो अब आपको और लंबी डेरिवेशन डालनी होगी और बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ठीक है। और कुछ भी आपसे ये नहीं बोल सकता है, ठीक है ना। तो आप देखोगे तो 2 क्वेश्चन दे रखे हैं आपके मॉड्यूल में, वो 2 क्वेश्चन भी आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा बैक कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन है आपके बेटा 4 सेक्टर इकोनॉमी के, 2 क्वेश्चन आपको बोले जाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूं, जो आपके मॉड्यूल में वो दिखा देता हूं। तो चलिए कोई टेंशन नहीं है, वो वाले क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए मामला। देखो बीएस नॉलेज पोर्टल पे चले जाओ और स्टडी मटेरियल जाके चेक कर दो। हर एक ग्राफ में, तो कह रहा हूं भैया इतनी डिटेल में तो तुम्हें मतलब क्या ही बोलूं, मैंने तो हर एक ग्राफ करा दिया, हर एक फॉर्मूला करा दिया, हर एक सवाल करा दिया यार, ठीक है। कुछ बचा ही नहीं है इस पूरे चैप्टर में। फिलहाल क्लिक हियर कर लो, स्टडी मटेरियल पे चले जाओ, फाउंडेशन कोर्स पे चले जाओ, बिजनेस इकोनॉमिक्स पे चले जाओ, बिजनेस इकोनॉमिक्स पे चले जाओ, उसके बाद नेशनल इनकम के पार्ट नंबर 2 पे चले जाओ, और उसके बाद ये पूरा चेक कर लो और थोड़ा नीचे आ जाओ। देखते हैं, ये देखो कंक्लूजन, मतलब चैप्टर खत्म होने से जस्ट पहले देखते हैं क्या क्या आपसे दे रखा है, क्या क्या बोला जा रहा है। तो है ना, 1 मिनट रुकना। एक मिनट रुकना, थोड़ा सा ओपन कर लें इसको, फिर आपको पढ़ाते हैं। चलो ओके, देखो क्या बोला जा रहा है इस सवाल में। देखो क्या हो रहा है इस सवाल में, द कंजम्पशन फंक्शन इज C इज इक्वल टू 40, ठीक है। देखो
क्या बोल रहे हैं, कंजम्पशन फंक्शन है C इज इक्वल टू 40 यानी कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन 0.8 वाई है ना, एमपीसी वाई dt, टी आपको दे रखा है 0.1 वाई, मतलब टी की वैल्यू डायरेक्टली नहीं दे रखी, कह रहे हैं 0.1 वाई है, ओके। आई 60 है, जी 40 है, एक्सपोर्ट 58 है और इंपोर्ट ये है। अब देखो मैं इसका पूरा डेरिवेशन आपको दिखाता हूं कैसे बनेगा, देखना। तो हमको पता है बच्चों की इनकम इज इक्वल टू इन 4 सेक्टर मॉडल C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये हमको पता है। अब हमको सिर्फ वैल्यूज डालनी है, तो देखो C की वैल्यू क्या दे रखी है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस 0.8 वाई, ठीक है, और वाई डिस्पोजेबल इनकम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वाई माइनस 0.1 वाई, क्योंकि टैक्स की वैल्यू देखिए पूरा 0.1 वाई दे रखी है, इसको क्लोज करिए, इतना हो गया। आई की वैल्यू 60 करोड़, जी की वैल्यू 40 करोड़, ठीक है, और एक्स माइनस एम की वैल्यू 58 माइनस एम की वैल्यू कितनी है 0.05 वाई। अब यहां पे खेल पता है गंदा क्या हो गया, 1 वाई 2 वाई 3 वाई 4 वाई, अब वाई वाई का खेल ज्यादा है, बाकी आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब एक बार आपने क्वेश्चन अब जो है आप आराम से लगा के देखो। तो सबसे पहले देखिए इन्होंने क्या किया, मेरी तरह ये पूरी इक्वेशन यहां पे डाली है, देखो दिख रही है ना, दिख रही है, ये देखो पूरी इक्वेशन यहां पे इन्होंने डाली है ना, तो देख सकते हो। अच्छा यहां पे इन्होंने ये वाला वाई हटा दिया, इस वाई को हटा दो, कोई टेंशन नहीं है ना, कोई टेंशन नहीं है, ये वाला वाई आएगा भी नहीं बेसिकली, 0.8 यही आएगा बस, ठीक है। तो देख सकते हो उतना तो मैंने भी किया काम, इतना कर दिया। अब आपने देखिए क्या किया, कैलकुलेशन देखिए कैसे की है, 40.0.8, एक वाई में से 0.y गया तो 0.9 वाई, देखो ये देखो ना, 40.0.8 को नहीं छुआ इन्होंने, 40 और 0.8 को, वाई में से 0.1 वाई गया तो 0.9 वाई, 60 जोड़ा 40 जोड़ा 58 में से 0.05 वाई ले लिया, इतना कैलकुलेट किया एक एक करके। अब देखिए इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने ये देखिए जो आइटम प्लस करने वाले हैं, तो 60 और 40 100, 40 140 और 58 158, देखिए जिन जिन साइंस के आगे प्लस लगा था, जैसे मैंने आपको करके बताया था, जिन जिन साइंस के आगे प्लस लगा था वो उन्होंने जोड़ लिए, देखो इसका आगे ही प्लस है, तो 40 60 100, 40 140 58 198 हुआ, तो 198 इन्होंने इधर लिखा, बिल्कुल इधर ले आइए। और अब वाई वाई वाले खेल एक तरफ ले आइए, तो आपके पास था ये वाला वाई है ना, इसको थोड़ा साफ सुथरा कर लेते हैं और फिर समझाते हैं, ओके। तो आपके पास था जी 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 ये वाला वाई 0.05 वाई, वो आपने ऐसे का ऐसे ही लिखा, और आपके पास था 0.8 0.9 वाई और ये वाला वाई, तो आपने देखिए वाई माइनस 0.72 वाई प्लस 0.05 वाई इज इक्वल टू 198। थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो इन्होंने पूरा एक्सप्लेन यहां पे किया होगा। तो y 1 माइनस 0.72 प्लस 0.05 198, तो ये आ गई वैल्यू, फिर y की वैल्यू आ गई 600 करोड़, ये बोला है कि नहीं, पॉइंट है, बिल्कुल सर है। और क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा था आपसे, धीरे धीरे हमने क्या किया, सारी कैलकुलेशन में क्या करना है बेटा, सारी जो प्लस माइनस वाली चीजें उनको एक तरफ लिख लीजिए, y वाली सारी कैलकुलेशन एक तरफ कर लीजिए, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि सर नेट एक्सपोर्ट निकालो, नेट एक्सपोर्ट वर टू इंक्रीज बाय 6.5, अच्छा नेट एक्सपोर्ट निकालो, तो नेट एक्सपोर्ट भी निकल जाएगा। अरे बिल्कुल सिंपल है यार, देखो एक्सपोर्ट होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट ये होता है, तो 58 माइनस 0.05 वाई बोला जा रहा था, और हमें पता है कि वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 600 आ गई है, तो 58 माइनस 0.05 600, बिल्कुल। तो सर अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, तो 600 को 0.05 से करिए, करके देख लेते हैं, 600 इंटू 0.05 ये आ गया 30, ठीक है। तो 58 माइनस 30 इज इक्वल टू 28, क्या आ गया सर आपका, ये आ गया सर आपका जो हमसे बोला जा रहा है नेट एक्सपोर्ट, निकल आया। कोई टेंशन है सर, कोई टेंशन नहीं सर, करके देख लीजिए, 600 को 0.05 से इंटू कर लीजिए, 30 आ जाएगा, निकल आया। और बताइए, अब बोला जा रहा है बच्चों कि अगर एक्सपोर्ट इंक्रीज कर दो 6.25 वाई से तो एक्सपोर्ट 64.25 हो जाएगा, फिर पूरा कैलकुलेट किया हुआ है, ऐसे आप पूरा डेरिवेशन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि यार एक चीज बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल है, और वो सर ये है कि अगर हमको ये याद है और कुछ भी हमको याद करने की जरूरत नहीं है, हम पूरे चैप्टर का सार क्या है, हर्ष सर ये बताइए, बहुत हो गया, बहुत खिलवाड़ हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन लगा लिए,
थोड़ा सा कंफ्यूज भी हुए, बट अब सब कुछ समझ में आ गया है। सर पूरे चैप्टर का सार एक बार समझा दीजिए तो मजा आ जाएगा। बेटा पूरे चैप्टर का सार ये है कि इन एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है, ठीक है, इक्विलिब्रियम लेवल पे। और पूरे चैप्टर का सार ये है कि अगर आपको 2 सेक्टर में निकालना है तो इनकम इज इक्वल टू सी प्लस आई 2 सेक्टर में। अगर आपको 3 सेक्टर में निकालना है तो इनकम इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी 3 सेक्टर में। और अगर आपको 4 सेक्टर में निकालना है तो इनकम इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम 4 सेक्टर में। इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इसके बाहर आपको कहीं नहीं जाना है। अधिकतर क्वेश्चंस में आई की वैल्यू दे रखी है एज इट इज, जी की वैल्यू एज इट इज दे रखी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वैल्यू एज इट इज दे रखी है। सारा जो खेल है बच्चों वो यहीं पे है, और इसका भी खेल बहुत बड़ा नहीं है, इतना ही है कि a प्लस बी वाई, सिंपल। और y का थोड़ा सा और खेल है, y माइनस टी है प्लस टी पी है। और कुछ भी इसके बाहर आपने क्वेश्चन किया तो बताइए। मॉड्यूल का क्वेश्चन आपको लगा के दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 18 तो मॉड्यूल का 17 और 18 तो आपने जगह लगा लिया तो काम हो गया आपका। 17 अभी आपको निकाल के दिखा दिया। तो बच्चा पार्टी ये हुआ नेशनल इनकम का खात्मा मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चैप्टर मेरी तरफ से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच आप सभी का जुड़े रहने के लिए। एक चीज और आपसे कहूंगा कि यार ऐसे ही अपना प्यार अपनी मोहब्बत को बनाए रखना और इस चैनल को सपोर्ट करते रहना, ठीक है ना, क्योंकि सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। अगर तुम चाहते हो कि अकाउंटिंग के वन शॉट्स तुम्हारे पास आते रहे, अगर तुम चाहते हो इकोनॉमिक्स के वन शॉट तुम्हारे पास आते रहे, है ना, तो भैया सपोर्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है इस चैनल को, हम लोगों को। और सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है तुमको, आराम से शेयर करो सेशन को। और नेशनल इनकम 2.25 घंटे का ये था, मेरे ख्याल से 2 घंटे का ये होने वाला है, तो ऑलमोस्ट आपका 4 घंटे में नेशनल इनकम पूरी तरीके से फिनिश है। आप घर पे जाइएगा, इसको एक बार पढ़िएगा, खुद से क्वेश्चन लगाइएगा, 100% आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से कवर कर पाओगे। थैंक यू सो मच, ऑल दी वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे। और इसके बाद अकाउंटिंग के भी वन शॉट्स आ रहे हैं बेटा मेरे, जहां पे मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं अभी, लेजर अभी मैंने जर्नल एंट्री जीएसटी बेसिक्स ऑफ 11 पढ़ाए थे, फिर आपको प्रिंसिपल अजम्पशंस पढ़ाए थे। अब मैं लेजर ट्रायल बैलेंस से कहानी शुरू कर रहा हूं, फिर फाइनल अकाउंट्स पे जाऊंगा, फिर उसके बाद आपके पास में लेके आऊंगा बीआरएस बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, तीनों का एक साथ चैप्टर वन शॉट में। तो ये प्लानिंग मेरी चल रही है। बाकी आप चैनल पे देखते रहिए क्या क्या हो रहा है और क्लासेस को लेते रहिए, है ना। सो थैंक यू सो मच, ऑल दी वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे, जय हिंद। बिल्कुल ऐसे ही हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं आपसे किसी और वन शॉट में, बाय बाय।